आज हम फाइव एलिमेंट पैथोजेंस में पढ़ेंगे कि जो हम पैथोजेंस हमें बीमार करते हैं, अटैक करते हैं हमारे बॉडी पे या हमारे शरीर में। आज हम उसे डिटेल से पढ़ने का कोशिश करेंगे और किस तरीके से हमारी बॉडी को ये अफेक्ट करके हमें बीमार कर देते हैं और इसका एलिमेंट से क्या कनेक्शन है। हमने आपको पहले दिन ही बताया था कि एवरीथिंग मेड ऑफ फाइव एलिमेंट। इस संसार में आपकी जो आप देखते हैं, जो आप महसूस करते हैं, जो आप सुनते हैं, जो आप पहनते हैं, जो आप टच करते हैं, जो आप खाते हैं, जो पीते हैं, जिससे आप जीते हैं, एवरीथिंग इज फाइव एलिमेंट। ये आप बहुत डिटेल्स इस बात को जानते हैं। जब हम पैथोलॉजी में अपना कोई इन्वेस्टिगेट कराते हैं, किसी भी डिजीज के बारे में कोई डायग्नोसिस बनवाते हैं, ब्लड एग्जामिनेशंस करते हैं, स्पुटम एग्जामिनेशंस करते हैं, स्टूल एग्जामिनेशंस करते हैं, बहुत सारे पैटर्न्स हैं। इससे अब सब लोग आप लोग परिचित हैं, इसके लिए मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। उन सब में हम क्या देखते हैं? पैथोजेंस। किसकी वजह से रोग हुआ, यही तो देखना चाहते हैं ना हम सब लोग। बैक्टीरिया है या वायरस है, हर कोई यही कहना चाहता है। फिर उसका कल्चर क्या है? आप कितने लोगों ने यूरिन कल्चर टेस्ट कराया है कभी जिंदगी में अपने? तो कल्चर में हाउ वी फाउंड द कल्चर टेस्ट, हम क्या देखते हैं, क्या पाते हैं? ये कल्चर क्या है? इन्वायरमेंट ऑफ बैक्टीरिया। कहते ना अरे तो वो, अरे यार वो भाई साहब कहते ना लोग, अरे वो साउथ का कल्चर ही अलग है यार, खाने पीने का। नॉर्थ का कल्चर ही अलग है। राजा गुजरात का कल्चर ही अलग है, बड़ा मस्त कल्चर है। लोग डांस वांस करते हैं, बढ़िया डांडिया आंडिया करते हैं, बढ़िया खाते पीते हैं, मजे करते हैं। तो ये जो कल्चर की बात आ रही, जो कल्चर क्या होता है, दिस द इन्वायरमेंट। वो इन्वायरमेंट क्या होता है? एलिमेंट ही इन्वायरमेंट होते हैं। ये एलिमेंट ही इन्वायरमेंट को बनाते हैं। समझ में आ रही है सबको बात? इन्वायरमेंट ही हमारा एलिमेंट है। याद रखना, ये बैक्टीरिया वायरस हमारा इन्वायरमेंट है। ये जीव जंतु, कुत्ता भैंस गाय बिल्ली जो भी आप देखते हैं, ये हमारा इन्वायरमेंट है। ये ये हमारा वातावरण है। अगर हम बचपन में जब देखते थे, तो हमारा अपना फार्म हाउस है, और जो हमारे दादा दादी थे तो वो क्या करते, मुर्गा जरूर पालते थे, मुर्गी। हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो बड़ी गुस्सा आती थी, क्योंकि मुर्गा काटने दौड़ता था तो वो पीछे पीछे दौड़ता था। मुंह मुंह के बारे गिलते थे, मुंह भी टूटते थे, दांत भी टूटते थे, अभी निशान भी है, क्योंकि मुर्गा पीछे रपेट रपेट खदेड़ खदेड़ के हमको मारता था। लेकिन जब बड़े हुए, उस टाइम में बड़ा चिढ़ होता था, हम बड़ा चिल्लाते थे कि क्यों पालते हो, ये आदिवासियों वाले जैसे काम करते हो क्या? ये मतलब इसको खाने पड़ते हैं, ये हमें मारते हैं। इस तरह से हम सोचते थे, इस तरह की मतलब कि यार क्या हम काम करते हैं। लेकिन हमने एक चीज देखी, जब आपके घर में मुर्गा पला होगा, जब हम बड़े हुए, हमने एक चीज समझ में आई कि जितने भी पॉइजनस कीड़े हैं, जैसे स्कॉर्पियो, बिच्छू, सांप, पॉइजनस कीड़े हैं, वो सबको मुर्गे और मुर्गी खाते हैं, और उनके एनवायरनमेंट से वो आते ही नहीं है। ये रियलिटी आपको बता दें। वो आपके वातावरण से, आपके जीवन के लिए जो घातक चीजें हैं, वो उनको ऑटोमेटिकली उनके डर से दूर भागते हैं। ये हमने प्रैक्टिकल लिया। इसीलिए आपके जीवन में, हमारे वातावरण में जो भी जीव जंतु हैं, प्लांट हैं, जो भी है, ये सब आपके वातावरण है। और ये बैक्टीरिया भी हमारा एक वातावरण है। हमारे स्किन के ऊपर, आज हम जो साबुन से बार बार हाथ धोते हैं, बेहतरीन बेहतरीन महंगे महंगे साबुन लगाते हैं, बहुत महंगे महंगे बॉडी लोशंस लगाते हैं, आजकल तो अनलिमिटेड कीमत हो गई है इनकी। अरबों खरबों का टर्नओवर कॉस्मेटिक से जाता है। हम आपको सच बताएं, आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। हमारे जो स्किन के जो प्रोटेक्टिंग वायरस होते हैं, जो हमारे फ्रेंडली वायरस होते हैं, हम उनको रोज मारते हैं, रोज। और वो हमारे बॉडी में है ही नहीं। उसी से हमारे डिफेंसिव चीज, उसी से हमारे लंग्स
प्रोटेक्ट रहता है। और जब हम बार बार साबुन लगा रहे हैं, बार बार केमिकल की चीजें लगा रहे हैं, तो वो हमारे जो स्किन पर जो फ्रेंडली जो बैक्टीरिया हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं, वो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। इसीलिए लंग्स पे हर सीजन का अटैक हो जाता है। क्योंकि हर सीजन क्या करता है, हर सीजन क्या करता है, डिफरेंट 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 टाइप के पैथोजन के फॉर्म में आपके लंग्स में अटैक करता है, और आप हर बार आप बीमार हो जाते हैं। और उससे आपकी डिफेंसिव ची, एक्यूपंक्चर में उसको डिफेंसिव ची कहते हैं। डिफेंसिव समझते हैं, रक्षा मंत्रालय, रक्षा करने वाली ऊर्जा, आपकी शरीर के रक्षा करने वाली ऊर्जा। आप ऐसा कह सकते हैं बॉर्डर आर्मी, बॉर्डर आर्मी, बॉर्डर आर्मी डैमेज। और बॉर्डर आर्मी जब वीक हो तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। कोई भी ब्लास्ट कर सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है, कोई भी चोर एंटर कर सकता है। और हमारे देश की बॉर्डर आर्मी, फिर हमारे स्टेट की बॉर्डर आर्मी, फिर हमारे गांव की बॉर्डर आर्मी। बॉर्डर आर्मी का मतलब एरिया ऐसा होता है कि अरे यहाँ से हमारा ये गांव लगता है, लोग मतलब, फिर आपके मोहल्ले की बॉर्डर आर्मी, फिर आपके घर की बॉर्डर आर्मी, आपके घर की, फिर आपकी बॉर्डर आर्मी। आपका बॉर्डर आर्मी क्या है, आपका घर। ये घर के अंदर आप प्रोटेक्ट रहते हैं। और आपका घर ही लीक होने लग जाए, आपके घर की छत ही लीक होने लग जाए, तो आपका धीरे धीरे वो बारिश का वो पानी, वो मौसम की जो ठंडक, वो चलती हुई ठंडी सुर्खियों की हवाओं की सुर्खियां, वो आपके घर में एंटर करेंगे, वो आप बार बार बीमार रहोगे। और आप डॉक्टर से कहोगे, डॉक्टर कैसी दवाई देते हो यार, ठीक नहीं होता हूं। क्या यार, तुमको अच्छे और ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो। हमारी बात समझने में आसानी आ रही है सबको, वैसे तो बहुत समझिए पैथोजेंस को। अभी तक आपने माइक्रोबायोलॉजी को या पैथोलॉजी को आपने इस तरीके से पढ़ डाला, क्योंकि आपने किताब के तरीके से पढ़ डाला। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपने उसको जीवन में नहीं उतारा। और या और उतारने की जरूरत नहीं है, मेरे कहने से मत उतारिए, हमारे कहने से मत, ये समझिए, दिस इज द पार्ट ऑफ। आप ये जो मैं कह रहा हूं वो आपके जीवन में हो रहा है। और ये पैथोजेंस हमारे जीवन में आते हैं, और हमारे शरीर में आते हैं फिर, और फिर हमारे शरीर में नुकसान करते हैं। और ये इन्वायरमेंट को खराब करते हैं सबसे पहले। हमारे बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी ऑर्गन को रहने वाले या हमारे सेल के जो अंदरूनी और एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट को डिसबैलेंस करते हैं। तो जब आपको वायरस वायरल होता है तो आपको क्या आता है, फीवर आता है। और फीवर क्या है, फायर, फायर क्या है, एलिमेंट। तो एलिमेंट्री चेंज द एनवायरमेंट। और याद रखना हमारी एक बात, विदाउट एलिमेंट वायरस भी सरवाइव नहीं कर सकता। आपके बॉडी के अंदर वायरस और बैक्टीरिया को सरवाइव करने के लिए वातावरण मिलता है, इसीलिए वो सरवाइव करता है। और जैसे वो आपके बॉडी से बाहर निकलता है, तो सनलाइट जो है ना, ये उतना ही सरवाइव करने लगती है जितने तक वो जीवित है, एक्टिव हो। बाकी उनको वहीं रखे। यहाँ पर वो अपनी रैपिडली रिप्रोडक्शन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट एंटर नहीं होती है हमारी बॉडी के अंदर। और मेडिकल साइंस तो कहती है भैया, जिनको विटामिन डी की कमी होती है उनको बार बार वायरल इन्फेक्शन, बार बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यूटीआई, ये आपको इन्फ्लेमेशन, बॉडी में कोई ना कोई डेंजर इन्फेक्शन डिजीज डेवलप होती है। तो वो विटामिन डी कौन है, वो सनलाइट। विटामिन डी क्या करेगी, इंटरनल वार्म। विटामिन डी क्या करेगी, आपको आपकी इम्यूनिटी को हमेशा अलर्ट रखेगी। और आपकी इम्यूनिटी अलर्ट ही तो नहीं है, और आपको बार बार वो पैथोजन एंटर कर जाता है और आप बीमार हो जाते हैं। चलिए, सब्जेक्ट अभी बहुत लंबा है, क्योंकि क्लासेस 5 ही बची हैं और हमारे पास मटेरियल अभी बहुत ज्यादा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा सबको पढ़ाते जाएं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, और आइए आज हम पढ़ते हैं पैथोजेंस को। पैथोजेंस, ये व्हाट इज पैथोजन। पैथोजन आर सीन एज डिसरप्शंस इन द बैलेंस ऑफ यिन यांग। यिन यांग क्या करता है, इस एलिमेंट के बैलेंस को कैटेगराइज करता है। दोबारा सुन लीजिए, इस एलिमेंट के, इस इन्वायरमेंट के अंदर जो एलिमेंट है, उन एलिमेंट को कैटेगराइज करता है, डिफाइन करता है। एक्सेस ऑफ बैलेंस, हार्ड और सॉफ्ट, ये जो भी है, डे एंड नाइट जो भी है, ग्रोथ एंड स्लो, रैपिडली एंड स्लोली, ये जो भी है उस तरीके से। तो पैथोजेंस आर सीन एज डिसरप्शन इन द बैलेंस ऑफ yin,
and energy, blood, and the five elements. These pathogens factor are divided into two main categories: external pathogens and internal pathogens. हमारे पास दो ही तरह के पैथोजेंस हैं, एक हमारी बॉडी में खुद के पैथोजेंस बनते हैं और एक हमारे इन्वायरमेंट से पैथोजेंस अटैक करते हैं. External pathogens, environmental influences, and internal pathogens are arising from the internal imbalances. External pathogens क्या है? External pathogens correspond to the climate factor. अब अभी हमने आपको पढ़ाया था सीजन एक्यूपंक्चर, साउथ फायर है, नॉर्थ कोल्ड है, अब आगे ना, अब आपको समझ में आएगा. तो क्लाइमेटिक फैक्टर हमने आपको कहा था कि समुद्र के किनारे किनारे रहने वालों को मोस्टली डैम्प, कोल्ड या डैम्पनेस की प्रॉब्लम होती है, उनको स्किन प्रॉब्लम, फंगल इन्फेक्शन ये ज्यादा डेवलप होगा. कहा था क्यों? हमने हमें कैसे पता? क्योंकि वहां का क्लाइमेट ऐसा है. क्लाइमेट प्रोड्यूस द एनर्जी, और एनर्जी कंजप्ट द बॉडी टिश्यू एंड बॉडी ऑर्गन एंड बॉडी इन्वायरमेंट. ठीक है. तो फैक्टर एंड इन्वेड द बॉडी व्हेन द इट्स डिफेंसिव ची, एंड इसको चाइनीज भाषा में वे ची भी कहते हैं, या डिफेंसिव ची इंग्लिश में कहते हैं, इज वीक, और वो कमजोर हो जाती है, जो हम अभी आपसे बात कर रहे थे. एंड दीज आर रेफर्ड टू एज द सिक्स एविल्स. एविल सब जानते हैं, खतरनाक आत्मा. आइए, विंड. विंड एक हमारी अच्छी हेल्पगार भी है, हमारे फंडामेंटल नीड भी है, बट अगर ये पैथोजेंस में कन्वर्ट हो गई तो करेगी क्या? कहते हैं ना कि दोस्त ही दुश्मन. एक आपको एक शायरी सुनाते हैं, बहुत अच्छी, आपको याद रहेगा, शायद आप लोगों ने सुनी भी हो. ना दोस्तों के सितम रहेंगे, ना दुश्मनी के गम रहेंगे. इसको आज हम शेयर कर देंगे ग्रुप में, सुनना. और एक और कव्वाली आजकल वो वायरल भी हुई है, गाना है बहुत अच्छा, तो कि दोस्त डसे तो कौन बचाए, वो कौन सी वाली वायरल हो रही है आजकल. तो दोस्त डसेने का मतलब ये नहीं है कि वही दोस्त आपका कभी इतना खतरनाक पॉइजनस बन सकता है कि आप सोच नहीं सकते. यही हवा, विंड, आपकी फ्रेंड है, आपकी नीड है, बॉडी की बेसिक यूनिट है. लेकिन अगर ये पैथोजन के फॉर्म में, पैथोजन के फॉर्म में बनेगी कब? जब इसका क्लाइमेट, जब इसकी उग्रता, जब इसकी स्पीड, जब इसका टेम्परामेंट, जब इसके साथ कोई और एलिमेंट केमिस्ट्री में इसके साथ मिल जाएगा, तो ये अलग करेगी. आपका दोस्त दुश्मन कब बनेगा? जब आप अमीर बन जाओ, वो गरीब रह जाए. आप करोड़पति बन जाओ, वो रोडपति रह जाए. या आप कुछ अच्छी जॉब पे लग जाए, वो बेचारा मजदूरी करता रहे, प्राइवेट बिजनेस में फंसा रहे. तो वो बाद में क्या कहे, अरे यार अब वो मालूम है वो कैसे अमीर बना, मुझे मालूम है, ओ फर्जी काम कर करके, अरे मुझे मालूम है ये काम, वो बुराई करेगा. एक दिन आपको वो अच्छा फ्रेंड बदल जाएगा. याद रखना, जो पढ़े लिखे दोस्त होते हैं, सुनिए ध्यान से, जो पढ़े लिखे दोस्त होते हैं, जो मैच्योर दोस्त होते हैं, जो वास्तविकता में अच्छे दोस्त होते हैं, जिनकी अच्छे का मतलब है जो संस्कार है, जिनका बहुत अच्छा जीवन का अच्छा अनुभवी भी है, अनुभवी दोस्त, वो हर वक्त में सदाबहार होते हैं. बाकी जो दोस्त हैं, बाकी आप अलर्ट रहिएगा, क्योंकि ये पैथोजन बन जाते हैं. जैसे इनके साथ दूसरी केमिस्ट्री मिलती है ना, ये तुरंत पैथोजन बन जाएंगे. सेम इन द बॉडी. तो ये हवा हमारे बॉडी के अंदर कैसे पैथोजन बनती है, चलिए इस समझते हैं इसका नेचर क्या है. यांग इन नेचर एंड मूव क्विकली एंड चेंज डायरेक्शन. जब ये पैथोजन के फॉर्म में आता है तो ये यांग की एक्टिविटी, ये यांग के सिम्टम्स देते हैं. यांग के सिम्टम्स क्या थे? फास्ट, रैपिडली, पेन, गर्माहट, हाइपर मूवमेंट, हाइपर एक्टिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी, ओवर थिंकिंग. ठीक है ना? ये सब यांग नेचर में है, ये यांग स्टेट में आता है. एंड मूव क्विकली एंड चेंज डायरेक्शन, और ये अपना डायरेक्शन चेंज कर देगी. जो उसको सही डायरेक्शन में जाना चाहिए, जब तूफान आता है तो आप, कई बार हवा ऐसी चलती है, जब तूफान आता है तो उल्टी चलना स्टार्ट हो जाती है और उखाड़ उखाड़ के सब फेंक भाग देती है. इफेक्ट क्या इफेक्ट डालेगी? आफ्टर ऑफ्टन द फर्स्ट इन्वेडर कैरीज द अदर पैथोजन इनटू द बॉडी. ये अदर पैथोजन को अब कैरी, जैसे धूल मिट्टी कंकड़ लेके गलती है आंधी,
देखिए बात, है हवा, पर दूसरों को लेके चल रही है, क्योंकि खुद तो इतनी हवा बारीक है, खुद तो इतनी सॉफ्ट है कि कहीं से भी घुस सकती है। पैथोजन इनटू द बॉडी एंड सिम्टम्स, सडन ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, मूविंग पेन, चिल्स, फीवर एंड डिजीनेस एंड कन्वर्जन एंड स्टिफनेस। या तो तुरंत चक्कर आएंगे, घबराहट एंड सर्दी लेके बुखार आएगा, चिल लगेगा, ठंडक लगेगी एंड बॉडी स्टिफ हो जाएगा, और यार हिल भी नहीं पा रहे भाई साहब, नेक गर्दन में इतना जोर का दर्द है, जकड़न हो गई है। एक पैथोजन से। एंड कोल्ड, कोल्ड भी चाइनीज भाषा में से हैन कहते हैं, विंड को फैंग कहते हैं, याद रखना, चाइनीज भाषा लिखी हुई है ये। एंड नेचर, कोल्ड का नेचर कैसा है, इन नेचर, अगर आपकी बॉडी में इन कोल्ड बढ़ गया, कोल्ड अटैक करेगा, क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्टेड एंड स्लो मूवमेंट, आपके हर चीज को वो स्लो कर देगा एंड कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ जाए। जब सर्दी लगती है तो क्या कर, अरे भैया हमसे नहीं हिला जा रहा यार, मत हिलाओ, दर्द दर्द हो जाएगा, दर्द दर्द। अर्थराइटिस में पेशेंट क्या करता है सर्दियों, वो भैया कॉन्ट्रैक्टेड हो गया, अरे भाई बस बस बस, हम नहीं लेंगे, अरे भाई साहब तो भाई साहब नहा लो भाई, अरे नहीं नहीं हमें नहीं नहाना भाई साहब, खाना खा रहे भाई साहब, नहीं खाना, हम तो यहीं दे दो कंबल के अंदर ही। बुजुर्ग लोग ऐसे तो करते ना। कोल्ड, old age is, old is also property of cold, and cold is also property of old age। अगर आपकी बॉडी में कोल्ड अटैक होगा तो ये आपको ओल्ड जैसी हरकतें करवाएगा, और अगर आप ओल्ड एज में है तो वो ऑलरेडी कोल्ड है, और उसको अगर और कोल्ड अटैक आएगा तो वो समझिए बिस्तर पकड़ जाएगा। एंड इफेक्ट क्या आएगा, ब्लॉक ऑफ चीज, आपकी बॉडी में क्या करेगा, ये एनर्जी को ब्लॉक कर देगा, ब्लड सर्कुलेशन को ब्लॉक कर देगा एंड लीडिंग टू पेन, और पेन क्रिएट कर देगा। बट कौन सा वाला पेन, वो कौन सा वाला गाना है, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, फिर मेरे दिल को चुराना, तो धीरे धीरे से पेन, माइल्ड पेन, लव्ड अप पेन, और धीरे धीरे ये दिल को चुराएगा, धीरे धीरे दिल तक बढ़ता जाएगा, एक दिन इतना बढ़ जाएगा कि आप हो सहन नहीं बडा कर बडा पाएंगे। तुला हिशोब साधा कळत नाही, काय उपयोग तुझा? मालवी कुमार, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, सॉरी म्यूट कर लीजिए। ठीक है। तो आपके कोल्ड आपकी बॉडी में ब्लड एनर्जी को ब्लॉक करेगा, ब्लड सर्कुलेशन करेगा, लीडिंग टू पेन। सिम्टम्स क्या आएंगे, एवर्जन टू कोल्ड, ठंडा देख के मन नहीं करेगा, अरे भाई साहब ठंडा पानी नहीं पीना यार, तो थोड़ा गर्म कर दो यार, शिप शिप करके पानी पी के, हाँ मजा आ गया ठंड गर्म पानी पी के। तो एवर्जन टू कोल्ड, कोल्ड को लाइक नहीं करेगा। स्टिफ मसल्स, मसल्स में अकड़न बढ़ जाएगी, शार्प पेन, और कैसा पेन होगा, होगा दर्द होगा, शार्प पेन होगा, हाँ। एंड डायरिया, लूज मोशन एंड क्लियर यूरिन, सफेद एकदम ट्रांसपेरेंट, चमकते मोतियों की तरह यूरिन, एंड पेल कॉम्प्लेक्शन, और चेहरे पे रक्तहीन चेहरा हो जाएगा, पेल उदास चेहरा दिख जाएगा। नेक्स्ट, हीट एंड फायर। फायर का नेचर हमेशा यांग है, अगर आपकी बॉडी में कभी फायर एक्सेस हो जाए या हीट एक्सेस हो जाएगा तो यांग नेचर वाले सिम्टम्स आप में बढ़ जाएंगे, या डिजीज के फॉर्म में तो वो यांग डिजीज के, यांग नेचर डिजीज के बढ़ जाएंगे। यांग इन नेचर एंड राइज अपवर्ड एंड कंज्यूम यीन, और ये कंज्यूम ऑफ यीन, यीन क्या है, कोल्ड, तो ये पानी को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देगी। इफेक्ट क्या आएगा, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड ड्राइनेस एंड एगिएशन। बात समझ में आ रही है सबको? सिम्टम्स क्या आएंगे, फीवर, थर्स्ट, इरिटेबिलिटी, रेड फेस, ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन। सॉरी और इधर दिख नहीं रहा है, हाँ। एंड रैपिड पल्स, पल्स, सबसे पहले पल्स डिस्टर्ब होगी, रैपिड पल्स। वो कौन सा वाला गाना, रुकना अब नहीं, झुकना अब नहीं, ऐलान कर यहां, आदमी क्या करता, यस यस, रैपिडली पल्स। तो फीवर, फीवर के साथ प्यास ज्यादा लगेगी, ऐसा हीट की वजह से। देखो, विंड के वजह से भी, विंड में भी फीवर था, आपने नोटिस किया हो, बट उसमें वो ठंडे पानी को लाइक नहीं करेगा, उसमें प्यास नहीं लगेगी, वो विंड का फीवर है। अगर हीट का फीवर है, इसमें प्यास लग जाएगी, क्योंकि तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल। वही वाली बात है कि जब हाइट बढ़ेगी और हीट बढ़ेगी तो आपको पानी जल जाएगा, तो पानी की कमी होगी तो बॉडी को प्यास लगेगी।
एंड इरिटेबिलिटी एंड रेड फेस, सिंपल सी बात है। जब आग ज्यादा लगी होगी तो लाल लाल अंगारे तो होंगे, तो रेड फेस। एंड ड्राई माउथ, पानी भी, पानी सूखेगा तो गला सूखेगा। एंड कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन भी होगा क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में भी ड्राइनेस बढ़ जाएगी। एंड रैपिड पल्स, इसको चाइनीज भाषा में री भी कहते हैं। डैम्पनेस, सी। अब ये देखिए कितने खतरनाक चीजें हो रही हैं, यही आपको बीमार करते हैं। फाइव एलिमेंट से, ये फाइव एलिमेंट की एनर्जी है। नेचर इन नेचर एंड हैवी एंड स्टिकली। डैम्पनेस भारीपन होती है। अब सर, सर में भारीपन, डैम्पनेस। सर पेट में भारीपन, डैम्पनेस। सर कान में भारीपन, डैम्पनेस। सर जिंदगी में भारीपन, डैम्पनेस। रिश्तों में भारीपन, डैम्पनेस। सोच में भारीपन, डैम्पनेस। सर पैसे खर्च करने में भारीपन, कंजूस, डैम्पनेस। सर बात नहीं बताता पूरी, डैम्पनेस। सर खुल के नहीं बोलता, डैम्पनेस। सर बातें छुपाता, डैम्पनेस। सर रहस्य छुपाता, डैम्पनेस। और क्या भैया, धीरे धीरे, धीरे धीरे बीमारी ग्रो करेगी डैम्पनेस में। कई पैर, लोगों के पैरों में एंकल सोलिंग आती है, एंकल सोलिंग पे पैर भारी है सब। आदमी, इंसान गौर नहीं करता, वो डैम्पनेस बढ़ी रहती, बढ़ी रहती, बढ़ी रहती। एक दिन किडनी फेलियर का पेशेंट बन जाता है। लीड टू किडनी फेलियर। एक्सेसिव डैम्पनेस लीड टू किडनी फेलियर, याद रखना। और आपकी बॉडी में, इसको लोग इग्नोर करते हैं। अरे भाई साहब पैर बस चलने से आती है भाई साहब। अच्छा, बड़े सम्मान के साथ कहता है पेशेंट, अरे भाई साहब, अरे वैसे कोई दिक्कत नहीं है सर, बस मुझे चलने से स्वेलिंग आती है। अरे भाई साहब चलने से भी क्यों आ रही है, इसको भी नॉर्मल ले रहा है। अब एक दिन डॉक्टर के प्राण खाएगा जब किडनी फेल हो जाएगी, डॉक्टर बचा लो। और फिर जब बचा नहीं पाया, मर गया, तो 4 लाख दिए डॉक्टर साहब, कौन इस हॉस्पिटल भी तोड़ेगा, डॉक्टर को भी 4 गालियां ठोकेगा, डॉक्टर की केस भी ठोकेगा। बेचारे ने 1 करोड़ रुपए लगा के, 50 लाख रुपए लगा के पढ़ाई लिखी, उसके बच्चे भी बच्चे सब, बेचारा वो जेल में चला गया, सब बोवी लॉस में, सब खत्म कहानी। एक ही केस में डॉक्टरी खत्म, निपट गई कहानी। पढ़ लो जी डॉक्टरी, कर लो डॉक्टरी। लेकिन पेशेंट अपनी गलती स्वीकार नहीं करेगा कि मैंने जिंदगी में क्या किया। हमने तो डॉक्टरी इसलिए छोड़ ही दिया, छोड़ रहे हैं, बहुत जल्दी छोड़ रहे हैं। कोच, इसलिए अपना लाइफ कोच बन गया। टेंशन नहीं है, जिनका माइंडसेट अच्छा है उनको पढ़ाएंगे, जिनको जिनको मरने की प्रॉब्लम पड़ी हुई है वो हॉस्पिटल में जाएं आराम से। उनके लिए मैदान था, बड़े बड़े अच्छे अच्छे हॉस्पिटल खुले हुए हैं, आराम से पैसा लगाओ, जिनको ज्यादा आकड़ है। यही इलाज है, ऐसे लोगों से आप बच के रहिए, याद रखिए। ऐसे लोगों को आप समझा नहीं सकते, ऐसे लोगों को आप बदल नहीं सकते, और ऐसे लोग अपनी गलती स्वीकार कभी जीवन में नहीं करेंगे। और आप जैसे लोगों के लिए घातक है, क्योंकि हीलिंग में तो प्रोसेस स्लो भी होता है, फास्ट भी होता है। और आप प्रोसेस कोई कर नहीं रहे होते हैं, और उनको पड़ी है आदत वही। कुछ होगा, कुछ गारंटी, भाई साहब आई एम नॉट गॉड, आई एम नॉट भगवान। तो ये डेम्पनेस वाले पेशेंट बहुत खतरनाक होते हैं यार। ये जिद्दी बहुत होते हैं, क्योंकि सुधरने को तैयार नहीं है, ये बदलने को तैयार नहीं है, अपनी गलती स्वीकार करने में तैयार नहीं है। बट इनको आराम पक्का वाला चाहिए, अरे साहब, नहीं तो फिर जान ले लेंगे। अरे भाई साहब जाओ, तुम उन्हीं के लायक बने हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि एवरीपैथी बहुत अच्छी है, इसके लिए मॉडर्न साइंस बहुत अच्छी है, सच बताया। जब वो लिटाती है ना, भरा, बढ़िया बढ़िया भर्ती करती है ना, और जब चाचा इतने मोटे मोटे से ठोकती है चारों तरफ से, ये ठोकती है, ये करती है, ये करती है, ये और जब कर्म होते हैं तो सब याद आ जाता है, फिर ऑटोमेटिकली 1 महीने तक बेड रेस्ट करता है पेशेंट। इसलिए वो मेंटली ठीक है, वो मेंटली लेवल पर ठीक कर लेते हैं इसको। ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है। हमने ये बात इसलिए बोली है कि ताकि आप लोग सेफ रहो ऐसे लोगों से। कोई आपके क्लिनिक पे ऐसा, आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति आता है, क्या गारंटी है कि तो ठीक कर दोगे, कितने दिन में तुमने कितने ठीक किए, उनको चुपचाप छोड़ दो, आराम से कहना भाई साहब हम बहुत छोटे मोटे डॉक्टर हैं, आप कहीं आराम से जाइए, और आपको एक अच्छे एमबीबीएस सर्जन डॉक्टर की जरूरत है, अच्छे डॉक्टर के रेफर करो, बेहतरीन तरीका है। क्योंकि लोगों को समझा समझा के आप अपना टेम्परेचर बढ़ा लोगे, याद रखना, आप अपना टेम्परेचर बढ़ा लोगे। हम ये टेम्परेचर का नेचर बता रहे हैं आपको। अब आप कहेंगे सर ये कमेंट कहाँ करें, नो, ये डेम्पनेस का नेचर ही ऐसा रहेगा, वो आपसे बहस करेगा, वो आपसे अड़ा रहेगा, क्योंकि डेम्पनेस क्या चिपचिपा होता है ना, चिपकेगा आपसे, आपकी जिंदगी से चिपक जाएगा। वो कौन सा वाला गाना है, चिपका ले सैया यार फेविकॉल से, वो कौन सा वाला गाना है। तो वो वाला तो ठीक ठाक है, वो ये जिंदगी से ये चिपक गया ना तो सैया ही खत्म, आप सैया अभी अच्छे खचे सैया वो ही मिट जाएंगे आप। नेक्स्ट, ब्लॉकेज ऑफ ची, ये भी एनर्जी को ब्लॉक करता है, कॉजेस ऑफ स्टैग्नेशन, और आपके बॉडी में ब्लड स्टैग्नेशन या एनर्जी का स्टैग्नेशन का कारण बनता है। जगह जगह गांठें, ट्यूमर, फाइब्रॉइड्स,
These all stagnations, पेन, इन्फ्लेमेशन, जकाम, अल्सर, बाउंस, जो भी आप सुनते हैं, ये सब स्टैग्नेशन है। सिम्टम्स क्या आएंगे? फीलिंग ऑफ हैवीनेस, स्टिक स्टूल, स्टूल चिपचिपाएगा पॉट पे। आप अपने अपने सब लोग पॉट देखेंगे सुबह, पता लगे आपको 4 बार फ्लैश मारना पड़ रहा है, तब जाके स्टूल भाई साहब साफ हो रहा है। समझ जाइए आपको बॉडी में डैम्पनेस है, आपको डायग्नोसिस करवाने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर लूज आ रहा है तो फिर वो तो सामने, वो तो क्लियर ही है। बट आपका स्टूल अगर पॉट से चिपक रहा है, समझ जाइए डैम्पनेस आपकी बॉडी में बढ़ चुकी है। जरूरी नहीं कि सिम्टम्स ही आए, सिम्टम्स तक इंतजार मत करिए। एंड एडिमा, स्वेलिंग, swollen on joint, joint में सूजन, फटीग एंड फॉगी थिंकिंग, वही वाली थिंकिंग, ना जिंदगी का पता, ना जिंदगी, ना जिंदगी के पार्टनर का पता। फॉगी स्किन, पता चला तो कोहरे में, एक कहावत हमारे यहाँ तो, धुएं में डंडा चलाना। धुआं जब हो रहा हो, उड़ रहा हो, और उस टाइम आप डंडा चलाओ, आपको कुछ दिख ही नहीं रहा, पता नहीं किसके सर में पड़ेगा, पता लगा खुद के सर में पड़ गया। तो फॉगी थिंकिंग का मतलब है कि जिंदगी में कोई काम की थिंकिंग नहीं है। इंसान कंफ्यूजन रहेगा, जिंदगी भर ऐसे घूमता रहेगा, कर कुछ नहीं पाएगा, सपने बड़े बड़े बनाएगा, दूसरों के काम में बाधा बनेगा। चलिए, हम डैम्पनेस पे ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा कुछ बोलने को है, नहीं तो क्लास 5 सेशन इसी पे हो जाएंगे। चलिए, ड्राइनेस। ड्राइनेस नेचर में इन नेचर है, याद रखना। जब भी बॉडी में ड्राइनेस बढ़ेगी तो इन ऑर्गन अफेक्ट होंगे, या इन चीजें अफेक्ट होंगी आपकी। इन आपकी बॉडी में इन क्या है? आंसू, हॉर्मोन्स, सीमेन, ज्वाइंट फ्लूइड, कार्टिलेज, जोड़ों के अंदर जो चिकनाहट होती है, डॉक्टर कहता है ग्रीस घिस गई आपकी, ग्रीस। ये सब आपके यिन है, और ये ड्राइनेस जब बढ़ेगी तो ये सबको खा जाएगी। तो डिप्लेट बॉडी फ्लूइड्स, ये लिखा हुआ है बॉडी फ्लूइड्स। यूरिन भी कम आएगी, पेशाब भी कम आएगा, आंख में आंसू भी कम बनेंगे, कीचड़ भी कम बनेगा, जो कि बनना चाहिए। आपकी स्किन पे जब आप सुबह सो के उठते हैं तो सीबम बनता है, चेहरा तेल जैसा लगता है, वो आपके लिए बहुत हेल्थी साइन है। बट वो भी नहीं बनेगा, ड्राई स्किन हो जाएगी। एक वो गाना है कि भीगा भीगा है समा, ऐसे मैं है तू कहाँ, लेकिन हमने ड्राइनेस पे गाना बनाया, सूखा सूखा है यहाँ, पानी का आएगा मिलेगा कब कहाँ। तो ये ड्राइनेस है। तो डैमेज द लंग्स, अफेक्ट क्या करो? डैमेज द लंग्स एंड म्यूकोसल टिश्यू। भैया ध्यान से सुनिए इस बात को, इस वर्ड को, सब लोग। म्यूकोसल टिश्यू, हमने आपको गट हेल्थ पढ़ाई थी, और गट के अंदर आपको लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ा रहे थे। और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एक लेयर होती है, उसको बोलते हैं म्यूकोसल लेयर। आपके स्टमक के अंदर होती है, आपके इसोफेगस के अंदर होती है, आपके लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होती है। तो ये म्यूकोसल अंदर के अंदर ही, ये म्यूकोसल लेयर ही आपके बॉडी को टॉक्सिसिटी से प्रोटेक्ट करती है। और अगर आपका ये ड्राइनेस बढ़ गई तो आपकी बॉडी में टॉक्सिन बढ़ जाएंगे। और ड्राई स्किन में इसलिए दाने दाने, चकत्ते चकत्ते पे बहुत कुछ, स्किन चर्म रोग और सोराइसिस हो जाता है, क्योंकि आपका गट लीक पड़ गया, क्योंकि वो लीकेज हो जाएगा और आपके ब्लड में, स्ट्रीम में वो टॉक्सिन फैल जाएगा। और फिर वो ये है, सूखा सूखा है समा, ऐसे में पानी है मिलेगा कहाँ। सिम्टम: ड्राई स्किन, लिप्स, ड्राई लिप्स, ड्राई थ्रोट, कॉफ एंड स्कैंटी फ्लेम एंड कॉन्स्टिपेशन। समझ सकते हैं क्या क्या हो सकता है सूखा सूखा। रिश्तों में भी सूखापन आ जाएगा। प्यार नहीं हो रहा सर, बीवी से प्यार नहीं बचा हुआ है। पहले बहुत प्यार था डॉक्टर साहब, बहुत सारे काउंसलिंग करवाते, डॉक्टर साहब पहले बहुत प्यार था, पता नहीं इनको अब क्या हो गया, कौन सा वाला फूल सूंघ लिया इन्होंने, क्या हो गया? प्यार नहीं है, बस ये ड्राइनेस है जीवन में, इंटरेस्ट खत्म कर देती है जीवन में। अगर ड्राइनेस आपके बढ़ गए तो जीवन में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, रिश्तों के प्रति, काम के प्रति, हर चीज के प्रति इंसान अकेला अकेला भागेगा। समर हीट, समर हीट नेचर इन यांग, ये यांग में एक्सेसिव हीट एंड टेम्परेस ऑफ्टन इफेक्ट ऑकर द समर एंड अफेक्ट द हार्ट एंड स्किन, ये स्किन और हार्ट को अफेक्ट कर देगी। क्या आएगा? हाई फीवर, स्वेटिंग, फटीग, थर्स्ट एंड हैवी लिम, हाथ पैर भारे हो जाएंगे, पेशेंट ऐसा डरेगा, हाँ हाँ हाँ, ऐसा फीवर आएगा, ऐसे बोलेगा, हाँ 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 भैया फीवर आ रहा, कब से आ रहा? हाँ कल से आ रहा, कल से आ रहा, ऐसे बोलेगा, रैपिडली बात करेगा, रैपिडली, हाँ कल से आ रहा, हाँ। और अगर ये ज्यादा दिन बीत गया तो इसी को गांव देहात में आकर एक बहुत बड़ा नाम दे रखा है, माता निकल गई माता। ये माता यहीं से प्रकट होगी, समर हीट, डैम्पनेस, हीट और डैम्पनेस अटैक कर जाएगी, माता हो जाएंगे आपके अंदर। भाई साहब वो माता आता नहीं है, उसको चेचक कहते हैं। बट लोगों के पीछे, उसके पीछे एक साइंस है ठीक करने की। हमने देखा है बचपन में जब किसी की माता निकलती तो उसको दवाई देना बंद कर देते थे,
तो डैम्प हीट जब बढ़ती है तो, और अगर आप दवाई और लेते हैं तो वो और हीट बढ़ाएगी, क्योंकि आप एंटीबायोटिक लोगे तो आपकी दवाई बंद कर दी जाती है। तो लोग क्या करते हैं, माता के यहाँ जल चढ़ाने जाते हैं हमारे यहाँ, माता के मंदिर में, मतलब जल को शिवलिंग पे या माता के मंदिर में जल करेंगे। मतलब ये लोगों ने एक प्रथा बना, वो माता के जल पे क्या करेगा, वो जल वहां चढ़ा, थोड़ा सा जल बचा के लाएगी और वो जल वहां को उसको पिलाएगी। अब उसके दिमाग में क्या परसेप्शन बन गया, यार भगवान माता का दर, मतलब एक पॉजिटिव परफॉर्मेशन, उससे डोपामाइन रिलीज होगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। और जैसे वो एक प्लेसिबो, इसको प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं मेडिकल भाषा में। और उसको अरे बस बस माता तो रक्षा करे, वो प्रोटेक्टिव फील करेगा। और जैसे वो प्रोटेक्टिव वाली फीलिंग करेगा लाएगा, तो उसकी डिफेंसिव ची स्ट्रांग हो जाएगी। और डिफेंसिव ची मतलब लंग्स, उसका लंग्स डिफेंसिव, तो जैसे वो डिफेंसिव ची हो जाएगी तो वो हीट को ड्रेनेज करते करते। और ऐसा बोलते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं जो बताने वाले होते हैं, वो कहते हैं 5 दिन की माता है, 15 दिन की माता निकली है आपको बच्चे को, इतने दिन का, 21 दिन का, तो 21 दिन तक वो पानी पिलाया जाए। भाई साहब जब 15-20 दिन तक आप खाना कम दोगे, खिचड़ी दोगे और पानी पे रहोगे, तो आपके टॉक्सिन वैसे बाहर निकल जाएंगे। आप बाहर आ गए माता से, बोले माता ने ठीक कर दिया जी, बोले जय माता दी। समझ में आ रही बात आपको? आपको हंसी भी आ रही होगी और आपको मजा भी आ रहा होगा, और आपको ये भी देखो लोगों ने टेक्निक्स, देखो उसमें गलत कुछ नहीं है, क्योंकि पहले देखो डॉक्टर थे नहीं बेचारे, देखो लोगों की गलतियां नहीं, डॉक्टर थे नहीं, हॉस्पिटल थे नहीं, अच्छा लोगों ने ठीक करने की टेक्निकें बनाई, बुराई नहीं है। लोगों का उसमें थोड़ा सा, उसमें लोगों की थोड़ा माइंड से भी साइकोलॉजिकल भी गेम हो गए, एक सोच भी ऐसी पैदा कर दी, तो उस सोच से भी अरे भाई से माता का कृपा हो गई, मतलब प्लेसिबो इफेक्ट हो, इसमें बुराई, इसलिए किसी को इसको रोक लेना चाहिए। हाँ भैया जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया करते रहिए, आराम मिल ही जाएगा, क्योंकि दिमाग, कुछ लोगों का दिमाग यहीं फंसा होता है भाई से, वो माता है, वो तो माता की कृपा होगी तभी सही होंगे, कोई बात नहीं भाई, हाँ बिल्कुल माता की कृपा हो रही है, प्लेसिबो इफेक्ट। नीम का भी यूज करते हैं ना सर, नीम के नीम, पत्ते। हाँ और नीम के पत्ते से नीम के झाड़ते हैं, पत्तों में नहाते सुलाते। हैं, नहाते हाँ, हैं, नहा माता आ सुलाते गई। भी है। हाँ। तो आप समझिए बात को, हमने आपसे क्या कहा, हमारा, आप जो भी कोर्स कर रहे हैं इसमें आपका ये दिमाग भी ओपन हो रहा है, इसके पीछे आपको बियॉन्ड द साइंस, जो भी हमारा ट्रेडिशनल भारत में रहा, और हर जाति धर्म मजहब में रहा, ऐसा नहीं कि हमारे पास है, हर धर्म में ऐसे रहे, है ना। मुस्लिम में आजकल ये रमजान चल रहा है, दिस इज वेरी साइंटिफिक, इस पे हम बोलेंगे तो आप कहेंगे ये वेरी साइंटिफिक। हर हर किसी न किसी तरीके से अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के तरीके अपनाए, बुराई इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, यांग इन नेचर एंड एक्सेसिव हीट एंड डैम्पनेस, और आपकी बॉडी में ये सब पैदा हो जाएगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन यहीं से आ जाएगा, याद रखिए। वायरल, सीवियर वायरस, कोरोना जैसा वायरस, समर हीट, याद रखना, कोरोना जैसा वायरस इसी हीट से पैदा होता है, सुन लीजिए ध्यान से। ये हीट क्या करेगी, आपके अंदर टिश्यू को इंजरी कर देगी, तो ब्लीडिंग भी आ सकती है, तो नोज ब्लीडिंग भी हो जाती है किसी को, ईयर ब्लीडिंग भी हो जाती है किसी को, खून की उल्टी भी आ जाती है किसी को, ब्रेन में ब्लीडिंग हो गई तो कॉमा में भी चला जाता है, तो सन स्ट्रोक भी इसी को कहते हैं, कॉमा में चला गया कुछ, अच्छा कुछ लोग परमानेंट भी चले जाते हैं, तो परमानेंट भी स्वर्ग में चले जाते हैं। ये विंड इट इज इतनी वेरी डेंजरस। हाँ वैष्णव कुमार बताओ क्या बोल रहे हो? सर सर कोरोना इज प्रोटोकॉल क्या एक्सटर्नल की लेंगे? इंटरनल है सर? हाँ जी, कोरोना इज एक्सटर्नल की इंटरनल? एक्सटर्नल एक्सटर्नल एक्सटर्नल, ओके। नॉट इंटरनल। जी बोलिए। प्रोटोकॉल क्या लेंगे फिर सर समर हीट में हम लोग? ऐसा कोई घट चलिए हम आपको एक शॉर्टकट बता ही देते हैं, एक फिंगर की 10 और टिप्स, जितने भी टिप्स है ना, सबको एक एक बूंद ब्लड निकाल देना, सॉर्ट आउट मामला। क्या तो सर, क्या कहा आपने? एंड उसको लिक्विड डाइट पे ले जाइए, हम्म, कोकोनट वाटर है सबसे बढ़िया। आप हमसे पूछ रहे हैं इलाज, कोकोनट वाटर पे लाइए, रोटी बंद कर दीजिए, मतलब एसिडिक फूड बंद कर दीजिए, अल्कलाइन डाइट पे ला दीजिए, लिक्विड डाइट पे ला दीजिए, 72 घंटे, 3 दिन तक फीवर कम नहीं होगा, 3 दिन तक 102 फीवर रहेगा, याद रखना। दिस द इम्यूनिटी बिल्डअप टेम्परेचर, उस टाइम आपकी इम्यूनिटी फाइट कर रहे हो तो इतना 101 102 तक टेम्परेचर चाहिए। बट यहाँ तो हम पीछे पड़ जाते हैं भाई साहब जादू दिखाने के लिए, अरे देखो अभी देखो अभी देखा, अरे सर ने पढ़ाया, डीके राज सर के स्टूडेंट है, 100 देखो अभी हाल उतारते फीवर। अरे भाई साहब नॉर्मल टेम्परेचर तो देखो, ऊपर उधर से मरीज फोन करते सर वो थोड़े 10 मिनट में उतर गया, फिर नहीं उतर रहा है सर, जा नहीं रहा है, अरे 102 तक रहे भैया, वो टेम्परेचर रहेगा 72 घंटे तक, वो आपकी इम्यूनिटी को बनाने के लिए, आपकी इम्यूनिटी के जो एंटीबॉडीज बनाने के लिए वो टेम्परेचर चाहिए उसको। आप आगे के आप इन फ्यूचर आपको कैंसर नहीं बनेगा, इन फ्यूचर आपको डेंजर इन्फेक्शन नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ तो हम, अरे डॉक्टर साहब एक्यूपंक्चर क्या था, तुरंत हम
मेडिकल स्टोर जाते हैं, अरे भाई साहब वो आजकल तो वो, हम तो नाम भी नहीं जानते क्योंकि हम तो दवाइयां यूज ही नहीं करते हैं। वो कौन सी दवाइयां आते डोलो हैं? डोलो पैरासिटामोल। 625, डोलो 625, 625। है ना। नहीं, पहले तो पैरासिटामोल नाम से आता, अब तो डोलो आ गए, डोलो। पता नहीं किधर को डोलो, तेरा मन डोलो मेरा तन डोलो। फिर बाद में मन डोलो तन डोलो करो, फिर डोलो खा के फिर किसी से ना बोलो, है ना। तो आजकल तो ये चल रहा है सब। आप यकीन नहीं मानेंगे, एक बार हमारे पास एक पेशेंट आया, उसको फीवर आया। भाई साहब कितनी में एमजी की डोलो खा रहे थे मालूम है? 1000 mg की डोलो खा रहे थे, मतलब 600, सॉरी 1250, मतलब 625 की सुबह दोपहर शाम 3 टाइम गोली, कितनी एमजी हो गई। और जब उसकी डोलो उसने खाया तो उसने टेम्परेचर को ज्यादा ही बिगाड़ दिया। तो उसका उसकी इम्यूनिटी वो कंफ्यूज। तो धोर, कभी शाम को सर्दी लेके सुबह बुखार आ जाए, शाम को सर्दी लेके बुखार आ जाए। अब डॉक्टर भी, अब सारे डॉक्टर को दिखा के आए वो। अब सारे डॉक्टर कह रहे हैं, यार पता नहीं कैसा फीवर है यार, कभी ठंड लगे तो कुछ ने मलेरिया टेस्ट कराया तो आधो को ना मलेरिया आया, फिर कुछ ने जो कुछ को टेस्ट कराया, कुछ ने डेंगू येंगू जो क्योंकि डॉक्टर तो यही कराएगा। सब करा लिया भाई साहब, उसका कुछ भी नहीं आया रिपोर्ट में। अब और वो फीवर से परेशान ले, और लेडीज पेशेंट। अब वो, अब यहाँ तो आदमी लास्ट में आता है, देखते हैं जरा आजमाते हैं, बोले सर आप कुछ कर सकते हैं इसमें। हमने कहा भाई साहब हम लोग तो इतना नहीं करते हैं, लेकिन चलो आओ देखते हैं जरा क्या होता है। हमने सबसे पहले पेपर पढ़ा, प्रिस्क्रिप्शन पेपर, हमने कहा बताओ क्या लिखा है। बोले सर प्रिस्क्रिप्शन पेपर है ही नहीं। क्या लिखे थे उस पे? अगली पर्ची पे लिखे थे, पेपर एक बार डॉक्टर डॉक्टर का नाम नहीं था, उस पे लिखा था ये डोलो 625 और 3 टाइम पीडीएस। अरे भाई साहब, हमने कहा जी किसने दिया आपको? बोले एक डॉक्टर साहब बैठे बगल में, बहुत बढ़िया है बोले। बस हमने कहा ये पैरासीटामोल खा के आपकी ये हालत हुई है। पैरासीटामोल बुरी चीज नहीं है, पैरासीटामोल बुरी चीज नहीं है, बट उसके यूजेस आप विदाउट डॉक्टर ना करें। देखिए हमने कहा ना, कोई भी पद्धति बुरी नहीं है। आप हर पद्धति के जो भी आप अच्छे विशेषज्ञ से आप डिस्कस जरूर करें, विदाउट डिस्कशन नहीं लें। और जैसे जब हम लोग को, अब उसका क्या हुआ मालूम, अब इस केस में क्या हुआ होगा, उसको बाहर इधर सर्दी भी लग रही, और फिर एक टाइम बुखार आता है, एक दिन उसको सर्दी लगती है, एक दिन फिर बुखार, ये क्या हुआ आपको? बताइए आप लोग, क्या हो गया इसको? वुड हीट, वुड हीट। क्या हुआ बताइए? ये सर किडनी, कोल्ड ये ड्रिंक में। ये यिन और यांग दोनों ही अनबैलेंस। हाँ। अभी तो आपने ये सुना होगा कि यांग बढ़ गया तो यिन कम हो जाता है, यिन बढ़ गया तो यांग कम। अब ये यिन यांग दोनों बैलेंस अनबैलेंस हो गए। और याद रखना, ये बहुत डेंजर कंडीशन होती है। ये बहुत संभाल, इसमें बहुत संभल के ट्रीटमेंट करना पड़ता है, अल्टरनेट डे ट्रीटमेंट देना पड़ता है, कभी यांग बढ़ाना पड़ता है, फिर कभी यिन को भी सपोर्ट करना पड़ता है, फिर थोड़ा सा ये करना पड़ता है, फिर ये करना पड़ता है। बड़ा मैनेजमेंट से ट्रीटमेंट चलता है, बड़ा ऑब्जर्वेशन का ट्रीटमेंट है। हालांकि हमने उसको कुछ नहीं दिया, सिर्फ किडनी यांग और स्प्लीन यांग दे दिया, लगभग लगभग 24 घंटे में 100% नॉर्मल पेशेंट। पहली बात तो 10 मिनट, 30 मिनट लगा था उसको नॉर्मल होने में, 30 मिनट बाद नॉर्मल। क्यों? क्योंकि किडनी यहाँ, स्प्लीन स्प्लीन क्या करती है, स्प्लीन बॉडी फ्लूइड्स को मेंटेन करती है। बॉडी फ्लूइड्स क्या कोल्ड है, ये नहीं है, तो उसके बॉडी फ्लूइड ही डिस्टर्ब हो गए थे, तो वो उसने उसको उसका ट्रांसफर, उसका साइकिल अच्छा किया। किडनी यहाँ ने क्या किया, मेंटेन द टेम्परेचर, तो उसने टेम्परेचर को स्टेबल किया। बस क्योंकि टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो रहा था, कभी हाई कभी लो, कभी हाई, कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी ना तुम कम ना हम कम, बस कभी खुशी कभी गम, यही तो हो रहा था। हो गया, हो गया ट्रीटमेंट। लेकिन याद रखिए, सुनने में आसान लग रहा है। आप सब लोगों ने एक हथौड़े की कहानी तो सुनी है ना? किस किस ने सुनी है हथौड़े वाली स्टोरी? सर सुनी हुई है। हाँ बस नहीं तो सुने सर। हाँ, हथौड़ा कहाँ मारना है, इसके नौ सौ अच्छा, निन्यानवे 100 और, सुनार की एक लोअर की, ओके। हाँ 100 सुनार की एक लोहार की। हाँ। हथौड़ा मारने का 1 रुपए, बट कहाँ मारना है इसके 999। सुनी बस इतना याद रखिए, आपकी वैल्यू स्किल की वैल्यू आपकी, यही आपकी यूनिकनेस है कि आपने चीजों को, आपको लग रहा है आसान है क्योंकि आप जानते हैं। सामने वाला हॉस्पिटलाइज हो जाता महीनों महीनों,
याद रखें, जब yin yang और बिगड़ जाए, ऐसा फीवर बिगड़ जाए, महीनों लगते हैं, 3 महीने लगते हैं ठीक होने में पेशेंट, 3 मंथ। और टेस्ट कराते कराते मर जाता है पेशेंट। सच बताएं, कुछ तो पेशेंट जान गवा देते हैं, क्योंकि वो एंटीबायोटिक पिला जाता है, टेस्ट में कुछ है, फिर एंटीबायोटिक खाता है बराबर। वो एंटीबायोटिक से गट बैक्टीरिया खराब हो, गट बैक्टीरिया खराब होता है तो उसको एंडोटॉक्सिन बढ़ जाता है, एंडोटॉक्सिन से सीवियर इन्फेक्शन हो गए, फिर पेशेंट चला जाता है। बहुत पेशेंट की केस हिस्ट्री है हमारे पास। चलिए, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा इसमें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है। एंड सर फ्लेम। जी, शाम को बुखार आ जाता है, सुबह ठीक रहते हैं, शाम को बुखार आ जाता है। अब आप हमसे पूछ रहे हैं ये बात, शाम कौन है? इन इन इन। बुखार। तो इन में बुखार आ रहा है, इसको इन डेफिशिएंसी। ठीक है। शाम को क्यों आ रहा है? आप ही, मैं तो आप, हम तो आपसे पूछ रहे हैं ना, शाम को ही क्यों आ रहा है? आपने बीमारी में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए थे। आप क्वेश्चन करिए बीमारी से, भाई तुम शाम को क्यों आती हो? भाई बुखार से पूछो शाम को, तुम भाई शाम को क्यों आते हो? शाम को कोई मिठाई मिलती है क्या तुमको? नहीं नहीं भाई साहब, शाम एक्चुअली क्योंकि शाम तुम्हारी कमजोर है। तो सिंपल, मतलब आप मजाक मजाक में देखो, आपकी पढ़ाई हो जाएगी। आप इस तरह से सोचिए, आप हमारी तरह से सोचेंगे तो आप हर एस्पेक्ट को समझना स्टार्ट करेंगे। किताबों के एस्पेक्ट से पढ़ेंगे तो किताबें हमेशा रूल्स में लिखी जाती हैं, और रूल्स हमेशा चलता नहीं, हर जगह रूल्स लागू नहीं होता है। तो शाम कौन है? यिन। शाम है धुआं धुआं, तो शाम कौन है? यिन। और यिन में ही फीवर आता है, इसका मतलब। और सिन, दो चीजें और याद रखिए, यिन और यिन मतलब डार्कनेस। शाम कौन है? डार्कनेस। और डार्कनेस यान। और पैथोजन बैक्टीरिया कौन है? यिन। तो उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, हो सकता है उसको यूटीआई हो सकता है उसको कोई और इन्फेक्शन हो, हेपेटाइटिस हो, इसकी वजह से फीवर आ रहा है। इसके लिए आपको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। लेकिन प्राइमरी आप किडनी इन या हार्ट इन या स्टमक इन डेफिशिएंसी देके ट्रीटमेंट दें, और 3 दिन ट्रीटमेंट दें। 3 दिन में अगर आराम नहीं मिलता है तो उसको एक इन्वेस्टिगेशन के लिए आप अपना जो भी आप ब्लड रिपोर्ट्स लिखते हैं, नहीं तो आप डॉक्टर्स को रेफर कर सकते हैं, तो वो उसमें जांच में पकड़ में आ जाएगा, तो उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। यस सर। बट आप कहेंगे सर यहाँ तो आप फिर डॉक्टर की कह रहे हैं, फिर डॉक्टर के पास भेजना पड़ेगा, सर फिर हम क्या पढ़ेंगे? सर हमने क्या सीखा? कोई सर बात नहीं। डायग्नोस दिया, आपने हाँ बता दिया। हाँ, घबराइए मत, घबराइए मत। खुशखबरी सुना देते हैं आपको, जब आप हार्ट इन डेफिशिएंसी तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी ठीक हो जाता है। नोटिस कर लीजिए। तो आपको डॉक्टर के फेस की वैसे जरूरत पड़ती नहीं है। अगर फिर भी कोई पेशेंट की मानसिकता खराब है, हाँ भाई साहब 15 दिन तक ठीक नहीं हुआ, भाई साहब रेफर द डॉक्टर। इसकी इसकी ये प्रॉब्लम है, इसको ये खर्च, ये करेगा, खर्च करेगा और बेड पे एडमिट होगा, 4 ग्लूकोज ठोकेंगे तभी सुधरेगा, चुपचाप भेज दो। बट अगर कोई आपका फैमिली मेंबर आप घर में है तो आप yin डेफिशिएंसी देंगे, तो उससे भी आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन कवर होगा। ये हम ट्रायल कर चुके हैं। मदन है क्या इस क्लास में? मदन नहीं है। हमारे स्टूडेंट जो अभी कल जुड़े थे, मदन, इनका एक पेशेंट था, उसका सीआरपी कितना था? 125। सब लोगों को सीआरपी की नॉर्मल वैल्यू मालूम है? बिलो 5 सर। बिलो 5। बिलो 5 पेशेंट का कितना था? 125। अब आप समझ सकते हैं कितना क्रॉनिक और सीवियर इन्फेक्शन है। किससे ठीक हुआ था? इन डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट देने से नॉर्मल आया था हमारे पास, विथ रिपोर्ट के एविडेंस है। मैं आपसे कोई अनसुनी कहानी नहीं कह रहा हूं, विथ रिपोर्ट के एविडेंस है। बिफोर ट्रीटमेंट, आफ्टर ट्रीटमेंट, फिर 10 डे ट्रीटमेंट। तो और जिस रेशियो से कम हुआ, 3 3 4 4 रेशियो के हिसाब से, पहले 120 से उसका 60 75 हुआ, 80 हुआ, फिर 80 से फिर उसका नॉर्मल आया, फिर नॉर्मल आया, फिर नॉर्मल आया। 15 दिन लगा हमको नॉर्मल करने में। डॉक्टर मदन ने भी किया। हमारे पास तो, हम तो कराते नहीं, अब हम कितना करेंगे, हमारे पास बहुत केस हिस्ट्री है। इसलिए हम जितने भी स्टूडेंट, हम सबको बोलते हैं अपनी अपनी केस हिस्ट्री संभाल के रखो। आपको मोटिवेशन भी करेगी, और आपको इन फ्यूचर एक नए, कल के दिन कोई एविडेंस भी मांगते हैं, आप एविडेंस भी दे सकते हैं। कल के दिन आपको कोई पेशेंट पूछे किससे को ठीक किया, भाई साहब इसको ठीक किया तो ये ऐसे ठीक हुआ, तो आप भी हो सकते हैं, गारंटी नहीं है, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूं। सिंपल है ना। एंड फ्लेम। फ्लेम नेचर, नेचर क्या है? स्टिक की। तो फेविकॉल, हाँ एक्चुअली हमने फिल्म को ना फेविकॉल बोलना स्टार्ट कर दिया, हमने इसका नाम फेविकॉल रख लिया अपनी भाषा में। फेविकॉल ऑब्स्टेटिक एंड हैवी, ये भी फेविकॉल। फेविकॉल भी क्या करता है? ऑब्स्टेटिक रहता है एंड हैवी। फॉर्मेशन रिजल्ट फ्रॉम ए स्प्लीन, ये पैदा होता है स्प्लीन से। स्प्लीन डेफिशिएंट होती है, लीडिंग टू एक्यूमुलेशन ऑफ द डैम्पनेस, और ये डैम्पनेस को एक्यूमुलेट करता है। इफेक्ट ऑब्स्ट्रक्टिव ऑफ की फ्लो, ये भी बाधा डालता है, एनर्जी की फ्लो को रोकता है, अफेक्ट वेरियस ऑर्गन्स एंड
कई ऑर्गन्स के ऊपर ये पेरिकामल, आपने कभी किडनी की एक बीमारी नाम सुना है उसका, पेरिकामल रीनल डिजीज? चलिए नहीं हाँ, सुना, कोई नाम बात तो नहीं। सुना है पर न हाँ, क्या है पता नहीं है। चलिए चलिए, कई बार ऑर्गन के जो एक्सटर्नल प्रोटेक्टिंग लेयर है या जो स्ट्रक्चरल लेयर है वो डैमेज हो जाती है, याद रखना, ये फ्लेम की प्रॉब्लम है। अच्छा, स्ट्रक्चर। हाँ जी। सिम्टम्स, लम्स सेंसेशन, आपकी बॉडी में लम्स, हमने कल बताया था, कार्बन का लम्स पैदा हो जाएंगे, यहाँ सर फोड़ा हो गया, फूल गया, लम्स सेंसेशन, कफिंग एंड फ्लेम, डिजीनेस, नोजिया एंड मेंटल फॉग। आजकल तो वो कहावत चले क्या, और भाई साहब आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है, ये मेंटल फॉग चल रहा है। Sir, difference between mental fog and brain fog, doctor, sir. हाँ, मेंटल फॉग मतलब सोच, मतलब उसकी साइकोलॉजी ठीक नहीं है। ब्रेन फॉग मतलब उसका ब्रेन का स्ट्रक्चर डेफिशिएंसी डिस्टर्ब है। ब्रेन इज फिजिकल मैटर, मेंटल इज द मेटाफिजिकल मैटर। Got it, sir. Got it, sir. ओके, आई होप के सबको समझ में आए। हम बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं क्योंकि मैं हमारे पास डार्ट कोर्स का कंटेंट ज्यादा है और हमें लगता है 5 क्लास में पूरा हो नहीं पाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं, बट समझ में पूरा आ रहा होगा क्योंकि हम बहुत नॉर्मली पढ़ा रहे हैं। छोड़ेंगे कुछ नहीं, चिंता मत करना, कमी कुछ नहीं होगी। डैम्पनेस, सी, अगर डैम्पनेस आपकी बॉडी में ज्यादा हो जाए क्या होगा? सिमिलर टू एक्सटर्नल पैथ डैम्पनेस बट ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंटरनल फैक्टर। अब आ जाइए, हम इसको थोड़ा छोटा करते हैं। एक मिनट सब लोग होल्ड रहिए, कोई इमरजेंसी कॉल आ रहा है प्लीज। Oh, ah. सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। डैम्पनेस, अभी हम क्लास अभी हम क्लास में हैं, अभी हम क्लास में हैं, थोड़ी देर बाद हम आपको पूरा गाइड करते हैं। अभी आप रिमूव कर दीजिए, फिर हम बताते हैं। Similar to external dampness, but originated from internal factor such as a poor digestion or excessive consumption of greasy and sweet and cold food. ये dampness इन जगह से ज्यादा बढ़ती है मीठा खाने से, कोल्ड आइसक्रीम जो भी हम कोल्ड वोल्ड खाते हैं, एंड एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ ग्रेसी फूड, ज्यादा ऑयल स्पाइसी ज्यादा खाते हैं, ठीक है। एंड स्टेग्नेशन ऑफ की नेचर, की फ्लो बिकम ए ऑब्स्ट्रक्टेड, जब एनर्जी ब्लॉक होती है, ऑब्स्ट्रक्टेड होती है, तो क्या आते हैं कॉजेस? हमारे शरीर में जो ऊर्जा का ब्लॉकेज होता है उसका कारण क्या है? इमोशनल स्ट्रेस, पुअर डाइट एंड फिजिकल इनएक्टिविटी। आप पता लगे बैठे ही बैठे हो, इसलिए चलती का नाम गाड़ी है, और रखी हुई गाड़ी में, रुकी हुई गाड़ी में जंग लग जाती है, वो जंग जो है वो ये डैम्पनेस होती है। जंग मतलब ये स्टैग्नेशन। एंड सिम्टम्स, डिस्टेंशन, सिम्टम्स क्या आएंगे? डिस्टेंशन, खाने के बाद पेट में भारीपन, पेट फूलता है, शरीर में भारीपन, पूरी बॉडी में भारीपन, सब आलस, थकावट, सुस्ती, टायर्डनेस, इरिटेबिलिटी, सिंगिंग एंड पेन दैट कम्स फ्रॉम एंड गोज, और आते जाते पेन, हाथ पैर मांसपेशियां दर्द करना, ये सब सिम्टम देगा। और लीवर की स्टेग्नेशन होगा, एंड स्टेग्नेशन ऑफ ब्लड, जब ज्यादा दिनों तक लीवर, जब एनर्जी का ब्लॉकेज रहता है, हमने आपको एक बहुत बढ़िया बात बताते हैं,
ऊर्जा बनाने के लिए रक्त ब्लड की जरूरत होती है और ब्लड को बनाने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। तो जब एनर्जी का रुकावट होती है, एनर्जी स्टेगनेंट होती है, तो ब्लड भी स्टेगनेंट हो जाता है। और जब ब्लड स्टेगनेंट होता है या फूड स्टेगनेंट होता है, सॉरी, अच्छा ये आगे आगे आगे, तो सीवियर पेन हो जाता है, सीवियर सिम्टम्स आते हैं। नेचर, ब्लड फ्लो इज ऑब्स्ट्रक्टेड, कॉजेज इंजरी हो जाएगी बॉडी में आपकी, अल्सर, जख्म, कुछ भी इंजरी हो जाएगी, ट्यूमर, फाइब्रोइड, ये भी बन सकता है। की स्टेग्नेशन एंड कोल्ड, और ये कोल्ड की वजह से कोल्ड भी क्रिएट कर सकता है बॉडी में। सिम्टम्स क्या है? शार्प पेन, पर्पल टंग, टंग जो है आपकी पर्पल मिलेगी, एंड डार्क एंड क्लॉटेड मेंस्ट्रुएशन ब्लड, और फीमेल पीरियड को डार्क क्लॉटेड मेंस्ट्रुएशन क्लॉटिंग आएगी, ब्लड आएगा। ये तो सब समझते हैं, वैसे हमने सबको पढ़ा हुआ है, सब लोग मुझे, लेकिन फिर भी आप सीखते जाइए। एंड फूड स्टेग्नेशन, अनडाइजेस्टेड फूड ब्लॉक द डाइजेस्टिव सिस्टम, कॉज ओवर ईटिंग एंड इम्प्रॉपर फूड्स। जो लोग समय पर भोजन नहीं करते उनको ऐसा होता है, या जो लोग ओवर ईटिंग करते हैं। सिम्टम्स में फुलनेस इन द स्टमक, पेट में भारीपन, बेल्चिंग, डकारें इसी को आती हैं। फॉल ब्रीथ, सब लोग समझ गए, इंडाइजेशन और प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा। और फॉल ब्रीथ में कई बार ऐसा हो जाता है कि आदमी जब लेता है और लेता रहता है, कई बार उसका थोड़ा थोड़ा सा खाना भी इसमें, फॉल जैसी ब्रीथ लेगा उसके साथ थोड़ा सा खाना भी आ जाता है, गले में आके फंस जाता है, फिर उसको पूरा ऐसे करता ऐसे करता रहेगा पूरा। तो ये ऐसा लगेगा उसे गले में कुछ फंस गया, या हो सकता है जो खाना खाया था जो वो गले में फंसा रह गया। हीट एंड रेट कैन राइज इंटरनली फ्रॉम एक्सेसिव यांग एंड इमोशनल स्ट्रेस। सिम्टम्स फीवर, रेड फेस, ये सब समझ गए। हीट अगर आपकी बॉडी में आए तो इन्फ्लेमेशन होगा, ये वेरी कॉमन। कोल्ड का भी आप सब लोग समझ चुके हैं। अगर आपकी बॉडी में कोल्ड अटैक होता है, कोल्ड लिम्फ, क्लियर यूरिन एंड डायरिया, फैटिग, ये हम आप सबको पढ़ा चुके हैं दोबारा से। फायर भी ये भी है, एक्सेसिव यांग ट्रांसफॉर्मेटिंग इनटू फायर। याद रखना, जब आपकी बॉडी में यांग बहुत ज्यादा होता है तो वो फायर में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे हाई फीवर, रेड कॉम्प्लेक्शन, इरिटेबिलिटी एंड सोर, ब्लड सोर्स, माउथ सोर्स, टंग सोर्स, जगह जगह छाले हो जाना, सोर, एंड बैड सोर हो जाते हैं बहुत सारे लोगों, एंड ड्राइनेस, एक्सेसिव यांग ट्रांसफॉर्मिंग इनटू लाइफ फायर। अगर आपकी ड्राइनेस भी बॉडी में ज्यादा रही तो वो भी फायर में ट्रांसफर हो जाती है, वो भी सिम्टम्स यही देगी, हाई फीवर, रेड कॉम्प्लेक्शन, इरिटेबिलिटी एंड सोर, सब सिम्टम्स आर सेम आएंगे। अब इमोशनल इम्बैलेंस, ये सब पैथोजेंस हैं। अब आप कहेंगे सर आप तो पैथोलॉजी पढ़ा, पैथोजेंस ही हैं, आपको बीमार करने के कारण ही है ये। एंगर, गुस्सा, कॉजेज ऑफ द लीवर की स्टेगनेंट और रेज। जब गुस्सा क्या करता है, एनर्जी को बॉडी में ज्यादा बढ़ाता है और ज्यादा बढ़ा के स्टेगनेंट भी कर देता है, ब्लॉक भी कर देता है। जॉय, हार्ट, अगर ज्यादा ज्यादा खुश रहोगे तो स्कैटर्स ऑफ की, इसमें से की कोलैप्स होने लगती है, कटने लगती है, टूटने लगती है। वरी, ज्यादा चिंता करोगे तो नॉट्स ऑफ द की एंड लीड टू द स्टैग्नेशन, और धीरे धीरे एनर्जी लॉस्ट होके स्टेगनेंट हो जाएगी। ग्रीफ, ज्यादा चिंता करोगे, डिप्लीट्स ऑफ की, एनर्जी जो है 70% से ज्यादा वीक होना स्टार्ट हो जाएगी, डिप्लीट हो जाएगी। एंड फियर, किडनी, ज्यादा डरोगे तो डिसेंड ऑन डिप्लीट, दोनों ही एनर्जी जो है भेज नहीं पाएगी, एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी, और डिप्लीट, डिलीट, और दोनों खत्म, जिंदगी खत्म। इसलिए डर के आगे जीत है, और कहते हैं ना डर सबसे बड़ी मौत है। इसीलिए यिन पैथोजेंस इंक्लूड कोल्ड, डैम्पनेस, इंटरनल डेफिशिएंसी, ऑल आल्सो यिन पैथोजेंस कहलाते हैं। यांग पैथोजेंस सिम्टम्स क्या आएंगे, वीकनेस, पेल कॉम्प्लेक्शन एंड स्लो पल्स। यांग पैथोजेंस कौन, इंक्लूडेड हीट, फायर एंड विंड। सिम्टम्स क्या आते हैं जब ये बॉडी में अटैक करते हैं, रेड फेस एंड रैपिड पल्स, दौड़ती भागती हुई पल्स एंड फीवर। टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स भी पैथोजेंस हैं। क्या आएंगे, इंक्लूडेड इन्फेक्शन, पॉइजन, जहर, जहर खा के मर जाऊंगी, तुम देखते रहियो, वो कौन सा वाला गाना है, तुम पर ये किसने हरा रंग डाला, मार डाला, अरे भाई साहब क्यों मारना है, ये पॉइजन से बचा लो, टॉक्सिन निकाल दो। तो इन्फेक्शन, पॉइजन एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस, पता लगा हार्मफुल सब्सटेंसेस, पता लगा आपने कांच खा लिया, कांच निकल लिया, पता लगा और भी है, आपने कोई केमिकल पी लिया, कोई केमिकल वाला, आजकल हम जो खाना खा रहे हैं, खाना जो फल खा रहे हैं, ये सब हार्मफुल सब्सटेंसेस है, ये भी हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स का काम कर रहे हैं। सिम्टम्स क्या है, सीवियर इन्फ्लेमेशन, एब्सेस, फोड़े फुंसी, अल्सर, मोस्टली ये टॉक्सिन से होते हैं। याद रखना, द पैथोजेंस प्रोवाइड द फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड डिजीज एंड इम्बैलेंसेस।
पैथोजेंस हमें बीमारी का नेचर और बीमारी को अंडरस्टैंड करने के लिए मदद करते हैं, क्योंकि पैथोजेंस उस एलिमेंट और एनवायरनमेंट का टेम्परामेंट होता है, एक लक्षण होता है, उसकी फिजियोलॉजी को घूमता है। अगर आपको अगर आप पता लगे आप बॉम्बे में किसी सेमिनार में जा रहे हैं और आपको पता लगे कि डी के राज सर आ रहे हैं, तो आप लोग खुश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको हमारा पैथोजन मालूम है। हमारा फिजियोलॉजी वाले सर तो बहुत बढ़िया टॉपिक पढ़ाएंगे, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छी बात बताएंगे, ये आपको मालूम है। और एक आता है कोई नॉर्मल आदमी आ रहा है, अरे यार पता नहीं क्या पढ़ाएगा क्या नहीं, तो ये पैथोजन मतलब आपने शकल देख यानी व्यक्ति को देखकर आपने जजमेंट कर लिया कि इसका इसकी फिजियोलॉजी क्या होगी। सेम इन द पैथोजन, पैथोजन आर बिलोंग टू द 5 एलिमेंट, और उसमें आपकी एलिमेंट की और एलिमेंट का बिहेवियर और बिहेवियर से उस बीमारी का बिहेवियर पता लग जाएगा। They are categorized into the external influences like wind, cold, dampness, and internal factor like a flame, stagnant key, blood stasis. Addressing these pathogens holistically through acupuncture, herbal medicines, dietary changes, and emotional regulations and help restore balance of health. याद रखना ऐसा नहीं है कि एक्यूपंक्चर ही है, हर्बल मेडिसिन भी, हर्बल सप्लीमेंट जैसे अदरक अदरक चीनी अदरक जिंजर आप जो भी पीते हैं, और तुलसी उलसी काढ़ा आड़ा बना के पीते हैं, है ना, ये भी हमारे एलिमेंट को बैलेंस करते हैं। एंड इमोशनल रेगुलेशंस भी कर सकते हैं, डाइट को चेंज करके आप कर सकते हैं, एंड अपने माइंड को बैलेंस बैलेंस करके भी कर सकते हैं। ऐसा मत सोचना कि मैं एक्यूपंक्चर डॉक्टर नहीं तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता, आप भी सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अब फ्लेम और डैम्प, अच्छा यहाँ तक थोड़ा सा आप लोग सब सो गए हैं, थोड़ा सा आप बताइए, सब लोग मजा आ रहा है, सब लोगों को इंटरेस्टिंग? हाँ सर, आप थोड़ा फास्ट जा रहे हैं पर समझ रहे हैं। अब ये फ्लेम आया, ये समझाना है आपको, कल भी मेरा सवाल था। जी जी, नहीं फास्ट नहीं जा रहे वैसे, एक्चुअली उसमें समझाने के लिए इतना इतना कुछ है, अगर एग्जाम्पल पे जाएंगे तो एग्जाम्पल बड़ा लंबा जाएगा। नहीं नहीं, समझ में आ रहा है सर। हाँ वैसे बहुत इजी है, बहुत कुछ इजी है उसमें। चलिए आपके लिए। फिर कंटिन्यू चलते हैं, क्योंकि हमें टॉपिक आपका कंप्लीट देना, हम आपको अधूरा नहीं देना चाहते, हम आपको बहुत ज्यादा देना चाहते हैं। ठीक है, फ्लेम एंड डैम्पनेस। अब देखिए फ्लेम और डैम्पनेस, अब आज आपको समझ में आ जाएगा कि उसका टेम्परेचर आ गया। फ्लेम एंड टेम्परेचर आर बोथ कंसीडर पैथोजन फैक्टर, ये दोनों पैथोजन फैक्टर से कंसीडर करते हैं, बट दे हैव डिस्टिंक्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक, मतलब उनका बिहेवियर, origin is and effect on the body different effect करता है। Understanding their differences is essential for diagnosis and treatment, but दोनों डिफरेंशिएट अलग अलग ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस के लिए बड़ा जिम्मेदार है। चलिए हम समझते हैं नेचर एंड डेफिनेशन। आइए डैम्पनेस की डेफिनेशन और नेचर क्या है, आप समझिए, दोनों लोगों को जानिए, याद रखना पूरे एक्यूपंक्चर में यही दोनों हीरो हैं ज्यादा। ये यीन पैथोजन है, इसका नेचर यीन है। यीन क्या होता है? भारी, स्लो, कोल्ड, है ना, एक्सेसिव, स्लो, ये सब ये नेचर जान सकते हैं। ये सब गूगल पे डालिए, गूगल गुरु से मिलिए, डालिए ये नेचर अकॉर्डिंग टू एक्यूपंक्चर थ्योरी TCM, सब आ जाएगा लिस्ट में, सब पढ़ लीजिए आप, वो सब नेचर इसमें मिलेंगे। तो यीन पैथोजेंस फैक्टर कैटेगराइज हैवीनेस, स्टिकनेस एंड स्टैग्नेशन। डैम्पनेस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एक्सटर्नल फैक्टर, हमने आपको बताया था डैम्पनेस, क्लाइमेट, डैम्पनेस एनवायरमेंट, आपके घर में फफूंद आती है, आपके घर में दीवार पे बारिश की सीजन में सीलन आती है, ये सब डैम्पनेस के सोर्सेज हैं। आप समुद्र के किनारे रहते हैं, उमस के एरिया में रहते हैं, आप मई जून जुलाई अगस्त में आप बीमार रहते हैं, सब डैम्पनेस के सोर्सेज हैं। आप मशरूम ज्यादा खाते हैं, डैम्पनेस। बहुत सारे फ्रूट भी डैम्पनेस सोर्सेज होते हैं, बहुत सारे वेजिटेबल्स भी फ्रूट डैम्पनेस का सोर्सेज रहते हैं। ठीक है ना, तो डैम्पनेस एंड डैम्पनेस एनवायरमेंटल एंड इंटरनल फैक्टर, पुअर डाइजेशन, अगर आपका डाइजेशन कमजोर होगा आपकी बॉडी में डैम्पनेस बन जाएगी। एक्सेसिव इंटेक टू कोल्ड, आप ज्यादा ठंडी चीजें खाएंगे डैम्पनेस बन जाएगी। एंड ग्रेसी फूड, आप ज्यादा चटपटा ज्यादा तला हुआ खाएंगे आपकी बॉडी में डैम्पनेस बन जाएगी। एंड डैम्पनेस कैन बी एक्यूमुलेट एंड बिकम ए प्रीक्यूजर्स और टू फ्लेम, यहाद रखना यही आपकी फ्लेम को प्रोड्यूस करने में और यही आपकी फ्लेम को भी मजबूत करने में, पैदा करने में जिम्मेदार है। फ्लेम, व्हाट इज फ्लेम? ये मोर एडवांस फॉर्म ऑफ डैम्पनेस। जैसे जैसे हमने एक हाथ में मिट्टी ली, दिस द डैम्पनेस, बट हमने इस मिट्टी को हवा में उड़ा दिया तो जब उसके छड़ते थे जो छोटे छोटे कण, जो धूल है वो डैम्पनेस है। समझ गए आप? समझ में आ गई सबको? हाँ जी। बस, और धूल लाइट होती है, धूल क्या करती है? उड़ती है, जो कि वो भी मिट्टी है, वो भी मिट्टी है जो, बट उसमें वेट ज्यादा, उसकी डेंसिटी ज्यादा है। बस समझ में आ गया सबको? लाइना जी, अब कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए।
जी सर। वो भी फेविकॉल है, वो भी फेविकॉल है, बट वो एक वो लाइट वेट है, लेकिन वो उस बीमारी वगैरह में क्या आती ना, वो समझना है। हाँ वो डेंसिटी तो बस, अब जो धूल उड़ेगी तो आंखों में जाएगी, सिर में जाएगी, बालों में उड़ हाँ, जाएगी, ऊपर की स्किन में तरफ। जाएगी। बस सिंपल समझ जाइए, अफेक्ट हो गया ब्रेन एंड आई एंड ऑर्गन्स। ठीक है। एंड ट्रांसफॉर्म इनटू द थिकर, और ये चिपचिपाहट ज्यादा करे, लेकिन ये चिपचिपाहट ज्यादा करे, डेफनेस क्या करेगी, चिपचिपाहट ज्यादा नहीं करती है। हाँ, एंड मोर ऑब्स्ट्रक्टिव सब्सटेंसेस, एंड ये बहुत ज्यादा रुकावटें ज्यादा करेगी, क्योंकि आपकी आंखों में कोई धूल भर दे, इसके बाद आप क्या करोगे? भाई साहब हम तो दो दिखाई कदम नहीं नहीं चलते, पर देता। कुछ नहीं दिख रहा। तो आपकी, जब आपकी मेरिडियन में फिल्म भर जाएगा तो आपकी मेरिडियन को एनर्जी को रास्ता नहीं दिखेगा, तो वो एनर्जी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी, तो लकवा मार जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा। ओके। और फिर आप गाना गाएंगे, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। और फिजियोथेरेपी वाला शॉट लगाता रहता है, वो टेंस वाले शॉट लगाता ना, ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं। कुछ दिन क्या हाँ, होता है, वो झटके से वो करता रहा, स्टिमुलेट करता है, उससे थोड़ा सा फिल्म झड़ता रहता है, कम होता रहता है, लेकिन बेचारा फिर भी कुछ नहीं, ज्यादा नहीं, कुछ नहीं पड़ता है। फिर वो किसी को अफेक्ट आ भी जाता है, क्योंकि उसमें उसकी बॉडी में फिल्म की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, कितनी क्वांटिटी थी। क्वांटिटी कम थी तो वो उससे कवर हो जाता है, तो वो बाहर लिखता है। मैं पैरालिसिस का पेशेंट देखता हूँ गारंटी से। और अगर जिसकी बॉडी में सीवियर फिल्म ज्यादा हुआ है, वो कुछ नहीं उखाड़ पाता है, कोमा में पेशेंट रहता है, या ज्यादा इंप्रूवमेंट था, क्या पता, इसका पता नहीं चल रहा काम। नो, एक्यूपंक्चर डॉक्टर से मिलिए, अगर अच्छा क्वालिफाइड डॉक्टर है तो एवरी कंडीशन को बाहर कर सकता है। अब उसके दिमाग में फिल्म है, उसके सोच में फिल्म है, उसकी जिंदगी में फिल्म है, उसके पैसे में फिल्म है, उसके लेन देन में फिल्म है, तो भाई साहब कहाँ तक ठीक करते रहोगे? इसलिए आई एम नॉट गॉड। बट अगर पेशेंट गॉड बन जाएगा, मैं भगवान हूं, चिंता ना करो, आप बताओ मैं क्या बदल दूं, तो आप 100% गारंटी ले सकते हैं। बट ऐसा कोई आता नहीं आज तक। वो कहता है, डॉक्टर साहब मैंने जिंदगी में गलत नहीं किया है, सबसे पहले पहला आंसर, पहला आपको जवाब देगा, डॉक्टर साहब आज तक मैंने दूसरों को भला किया है, डॉक्टर साहब आज तक मैं कुछ गलत खाता ही नहीं हूँ, सरसों का तेल खाता हूँ प्योर। सरसों का तेल खाते हो, बट भाई साहब खाते तो इतना हो जैसे एक गिलास पी जाते हो। मानते हैं आप ऑक्सीजन लेते हैं, बट इतनी भी ऑक्सीजन नहीं लेना कि पता लगे आपकी बॉडी से फट के बाहर निकल जाए। समझिए बात, इसलिए लोगों को पता नहीं है और लोग मानने को तैयार नहीं है। ऑफ्टन रेफर टू द विजिबल एज टू विजिबल म्यूकस स्पूटम, ये विजिबल होता है, एंड इनविजिबल नोड्यूल्स मेंटल फॉग, ये दिखता नहीं है। आपकी बॉडी में नोड्स हो गए, दिख रहे हैं क्या? ये फिल्म ही है। और आपकी बॉडी में स्पूटम आ रहा है, म्यूकस आ रहा है, नाक बह रही है ना, ये सब आपका विजुअल वाला फ्लेम है। फ्लेम अराइज व्हेन डैम्पनेस परसिस्ट एंड कंबाइंस विद की स्टैग्नेंट एंड हीट, और ये जब एनर्जी स्टैग्नेंट कर लेता है और कंबाइन कर लेते हैं दोनों, तो ये हीट प्रोड्यूस करते हैं, तो डैम्प हीट डेवलप हो जाता है, उसी का नाम बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। याद रखना, बैक्टीरिया कुछ होता नहीं है, डैम्पनेस होती है, ये फ्लेम होता है बैक्टीरिया। आपने कभी कीड़े मकोड़े देखे? कभी फल फ्रूट में जब कीड़े मकोड़े लेके थे, कैसे होते हैं? उनको फोड़ो ना तो कैसे निकलते हैं, जैसे फेविकोल निकल गया, मक्खन जैसा हम्म। दूध निकलता है। तो सब क्या है? डैम्पनेस है। कुछ लोग वो कीड़े भी खाते या, हैं। बहुत जगह खाने का है, चाइना में भी खाते हैं वो, ऐसे न्यूडल लगा लगा जिंदा खाते हैं, और तो वो डैम्पनेस को मेंटेन करते हैं। ठीक है ना? तो सब म्यूकस के बनते हैं, तो अगर आपकी बॉडी में डैम्पनेस म्यूकस है, तो आपकी बॉडी में एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन बार बार पैदा होता रहेगा, और आप डॉक्टर को दिखाते रहते हैं। और इसी को गट हेल्थ बोलते हैं, इसी में आपकी गट हेल्थ वीक है। फ्लाइम, तो फ्लेम अराइज द डेम्पनेस पर द कंबाइन ऑफ द विद, और ऐसे ही वो हीट बढ़ाता रहता है। हीट इज इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को हीट को इन्फेक्शन कहते हैं मेडिकल भाषा में। फॉर्मेशन, डेम्पनेस फॉर्मेशन रिजल्ट फ्रॉम स्प्लिन की डेफिशिएंसी विच फेल टू द ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसपोर्ट फ्लूइड प्रॉपर्टी, जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी, जो हमारी बॉडी में फ्लूइड है, उनको ट्रांसफॉर्म और ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाती स्प्लिन, वही वही डेम्पनेस बन जाता है। जो पानी आपके छत से बह के बाहर फेंक जाना चाहिए, जब वो बाहर निकलने को ऑप्शन है, तो वही आपकी दीवार में जाके और आपकी दीवार में सीलन लाता है, उसी का नाम डैम्पनेस। तो बॉडी में भी डैम्पनेस इसीलिए ऐसे डेवलप होती है, एंड कैन बी कॉज्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर, डैम्पनेस, डाइट एंड ओवरवर्क। आप ज्यादा काम करते हैं और थक जाते हैं, और रोटी प्रॉपर खाना प्रॉपर डाइट लेते हैं, डैम्पनेस डेवलप डेवलप हो जाएगा। फ्लेम, dampness, dampness that stagnate and transform into the thicker substance due to
प्रोलॉन्ग्ड की डेफिशिएंसी, बस ज्यादा दिनों तक ऊर्जा की कमी बनी रहे और एनर्जी ब्लॉकेज बने रहे, ज्यादा दिनों तक ऐसा चलता रहे, वही फ्लेम फ्लेम और हीट एंड कोल्ड ये सब पैदा करेगी, वही फ्लेम पैदा करेगी। ऑफ्टन इन्वॉल्व एडिशनल ऑर्गन डिस्फंक्शन, ऐसे में हमारे ऑर्गन का डिस्फंक्शन रहता है, सच है लंग्स डेफिशिएंसी, किडनी डेफिशिएंसी या लीवर डेफिशिएंसी। और ऐसे में लीवर किडनी हार्ट फेलियर या लीवर फेलियर या लंग्स या किडनी फेलियर का पेशेंट बन जाता है डेवलप बिकॉज ऑफ फ्लेम। ये हम आपको सब पढ़ा चुके हैं। ये देखिए, अगर आपकी बॉडी में डैम्पनेस आ गया तो क्या मैनिफेस्टेशन, आप क्या दिखावर, क्या लक्षण आएंगे? फीलिंग ऑफ हैवीनेस इन द बॉडी लिम्ब, हाथ हाथ पैरों में भारीपन, स्टिकी स्टूल एंड डायरिया एंड swollen joints and edema and foggy thinking and fatigue and tongue swollen, टंग सूजी हुई निकलेगी। फ्लेम आपकी बॉडी में बढ़ेगा तो क्या साइन आएंगे? विजिबल, आपको जो दिखेंगे, थिक स्पूटम, म्यूकस एंड कफ में, यानी कफ के साथ खांसी के साथ बलगम आना, एंड इनविजिबल लम्स नोड्यूल्स, ग्वाइटर ग्वाइटर, थायराइड जो है यहाँ पर निकल जाता है ग्वाइटर, ये सब ये फ्लेम की प्रॉब्लम है, फ्लेम को कम करिए सही हो जाएगा। ग्वाइटर एंड मेंटल क्लाउडनेस। सर जिंदगी में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? बस समझ जाइए, फ्लेम है भाई साहब को। सीवियर केसेस, और बहुत ज्यादा सीवियर केसेस हो, चेस्ट कंजेशन, डिफिकल्टी टू ब्रीथिंग एंड स्ट्रोक, कई बार निमोनिया, ब्रेन स्ट्रोक, है ना, ये सब इसी में बड़ा डेवलप हो जाता है। बहुत डेंजर पैथोजन है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? चलिए तो क्लियर हो गया। ठीक है, ये भी क्लियर है, ये भी हम आपको काफी पढ़ा चुके हैं। ट्रीटमेंट अप्रोच, अब आप क्या कर सकते हैं? आप सबको इसी का इंतजार था, ट्रीटमेंट अप्रोच। और आपकी बॉडी में डैम्पनेस बढ़ गई तो फोकस ऑन ड्रेनिंग डैम्पनेस एंड स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्लीन। आप अपनी स्प्लीन को ट्रीटमेंट करें, स्प्लीन को ठीक करें। अवॉइड ग्रेसी फूड, ठंडा अंडा, मीठा कुछ दिन के लिए मीठा खाना बंद कर दें। अगर आपकी बॉडी में फ्लेम बढ़ गया तो फोकस ऑन ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम, क्लियरिंग हीट एंड कोल्ड एंड रेगुलेटिंग की मेथड। इस तरह की ये चाइनीज मेडिसिन भी लिखी है। प्लस आप ट्रीट टू द रूट कॉज ऑफ द स्प्लीन की डेफिशिएंसी और हीट, आप उसमें भी स्प्लीन को ही ठीक करें। आपकी बॉडी में स्प्लीन ठीक रहेगा, ये सब कुछ आप खतरे से बाहर रहेंगे। इसलिए स्प्लीन इज वेरी रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन फॉर योर लाइफ, फॉर योर हेल्थ। क्लियर? चलिए, और समझिए, ये लिखा हुआ कोल्ड एंड विंड, ये वैसे हम पढ़ाई चुके हैं आपको नेचर। लेकिन समझिए, जब विंड और कोल्ड मिलके आपकी बॉडी पर अटैक करते तो आपको फ्लू हो जाता है, सर्दी जुकाम बुखार, जिसको आप कहते हैं सर कॉमन फ्लू हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया। ये सब यही है सर, विंड कोल्ड अटैक ऑन बॉडी, अटैक ऑन लंग्स, आपके लंग्स पर अटैक करते हैं सबसे पहले। याद रखना, एक नेचर याद रखिए, सबसे पहले कोई मौसम का, वेदर का एक्सटर्नल अटैक अगर आपकी बॉडी पे होता है तो वो लंग्स के ऊपर होता है। एक्ट ऑन द कैरियर द कोल्ड इन्वाइटिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉडी, स्किन एंड मसल्स, और आपकी स्किन और मसल्स में भी अटैक करता है, ज्वाइंट में। आपने कभी देखो चिकनगुनिया किसी को होता है, जोड़ों जोड़ों में दर्द स्टार्ट हो जाता है, तो वो डैम्प हीट है। याद रखना, डैम्प कोल्ड है, डैम्प हीट है, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन में मिलके, ये भी केमिस्ट्री है। ये जैसे आप केमिकल में दवाई बनाते हैं ना, पैरासिटामोल प्लस एस्क्लोमेफेनेक एसिडिक, जो भी आप डिफरेंट डिफरेंट केमिकल की एक टेबलेट बना देते हैं, यहाँ पर भी डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट मिले एक पैथोजन बनाते हैं, तो आपको डिफरेंट तरीके से बीमार करते हैं। आपको बुखार भी आता है, नाक भी चलती है, दस्त भी लगते हैं। ये कोल्ड, विंड कोल्ड अटैक ऑन लंग्स, डैम्प कोल्ड अटैक ऑन लंग्स, डैम्प कोल्ड अटैक ऑन स्प्लीन, डैम्प कोल्ड अटैक ऑन लीवर। ये आपको डिफरेंट डिफरेंट जगह से, ये एडवांस का सब्जेक्ट है, ये एक्यूपंक्चर का कोर्स का सब्जेक्ट है, बट हम इसमें एलिमेंट में इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं कि आप नेचर समझना है सर, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें समझानी पड़ेंगी हमें। और आप कहते हैं सर सर्दी लग गई, यस, इसलिए हमने एक डॉक्टर से सवाल किया था कि सर्दी जुकाम बुखार होना, डॉक्टर कहता है वायरल है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, लोग कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं। वैसे तो वायरल ही होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता है, बट किसी को बहुत लंबा समय चलता है
तो वो उसमें बैक्टीरिया डेवलप हो जाता है। कई बार एंटीबायोटिक देने से ठीक नहीं होता है। हमने कहा अगर ये बैक्टीरिया वायरस है, अरे हम इसको मारते हैं एंटीबायोटिक देके, तो एक्यूपंक्चर में तो हम मारते नहीं है, क्योंकि एक्यूपंक्चर में तो हमारे कोई बंदूक तो है नहीं कि हम गोली चला देते हैं। पर एक्यूपंक्चर से ठीक कैसे होता है? फिर इससे क्यों ठीक हो जाता है? अगर कोई चीज मार कर ही ठीक होती है, तो फिर इन्वायरमेंटल या नेचुरोपैथी से कोई चीज ठीक कैसे होती है? उनके पास ये जवाब नहीं था। लेकिन मैं बता दूं आपको, एवरीथिंग, चाहे वायरस हो चाहे बैक्टीरिया हो, सबको इन्वायरमेंट की, उनका इन्वायरमेंट चेंज कर दो, वो अपने आप एक्टिव और इनएक्टिव हो जाएंगे, अपने आप वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। कोरोना वायरस में लोगों को यही हो रहा था, लोग स्ट्रेस और चिंता में ज्यादा थे, दुखी थे, और उस टाइम आपकी डिफेंसिव चीज वीक थी, और वातावरण तो गर्म चल ही रहा था, तो विंड हीट अटैक ऑन लंग्स हो रहा था। हमने काफी पेशेंटों की मदद की, लेकिन उस टाइम लोग इतने डरे हुए थे कि भाई साहब हमारा आप जैसे लोग तो सुनने ही नहीं कोई दे रहा था, वैल्यू नहीं थी, है ना। और कभी भी महामारी तो हमारा आप जैसे लोगों की वैल्यू रहेगी भी नहीं, क्योंकि हमको तो वो कुछ और समझा जाता है। चलिए नेक्स्ट, अफेक्ट ऑफ द अपर ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट, और आपकी बॉडी, याद रखना, विंड अटैक करेगी। अगर आपकी बॉडी में विंड अटैक करेगी, मोस्टली अफेक्ट और अपर एरिया, कानों से अटैक करती है, याद रखना, कानों से, कानों के पीछे से, गर्दन से, यहाँ से ठंड घुसती है। अगर आप अपने कहीं ठंडे वातावरण में घूमने जा रहे हैं, अपने सिर को ढक के रखिए, कवर करके रखिए, और पैर के पंजों को ढक के रखिए, वहां तक आपको सर्दी या कोल्ड, कुछ विंड कुछ अटैक करेगा नहीं। आपको आपके विंड को अटैक करने के लिए आपके अपर नेक का भाग होता है और सिर होता है, यहीं से सिर हवा अटैक करती है, फिर पूरी बॉडी में ट्रांसफर होती है। कोल्ड अटैक कहाँ करता है? कोल्ड अटैक ब्लॉक द एनर्जी, मोस्टली मैनिफेस्ट द सिम्टम लाइक, ये भी आपकी बॉडी में मिडिल पार्ट, पेट का एरिया, स्प्लीन का एरिया, है ना, चेस्ट का एरिया, लंग्स का एरिया, ये सब जगह यहाँ पर अटैक करता है, पीठ का भाग, और आपको सर्दी जुकाम बुखार डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें देता है। चलिए, इसमें तो बहुत कुछ है। आई होप कि आज की क्लास को सब लोगों ने एंजॉय किया होगा। आज तो पता नहीं चला, 9:15 बज गए, हमको तो पता नहीं चल रहा, अभी तो हमको लग रहा है अभी अभी शुरुआत ही हुई है। सर चाइनीज मेडिसिन हमें इंडिया में कहाँ मिल सकती है, या चाइनीज मेडिसिन जो होती है वो और जो इंडिया में मेडिसिन होती है वो हमको नाम कैसे मैच करें? एक्चुअली वो मैच हो भी जाता है, लेकिन आपको उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से लिखा है। क्योंकि हम अब, बट 5 एलिमेंट थ्योरी टीसीएम में आती है, इसलिए वो टीसीएम में हमने पार्ट लिखा है, क्योंकि आपको कुछ भी बचे ना। बट आप इसमें, हमारे यहाँ भी आयुर्वेद में बहुत सी चीज होती है, हल्दी है, अदरक है, लौंग है, इलायची है, काली मिर्च है, ये सब भी तो कोल्ड को निकालती है। हमारे यहाँ काढ़ा बनाते हैं, वो तो, वो जो हमारे यहाँ काढ़ा बना के पीते हैं, वहां भी सेम है, अच्छा। वो सेम ही चीज है, कोई अलग चीज नहीं है। तो आप जिंजर ड्रिंक पी सकते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है आपको, आप अदरक का पानी पी सकते हैं। बट अदरक में हम पीते कैसे हैं मालूम है? हम ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डर नहीं बन जाते, इसलिए हमारी प्रॉब्लम है। हम उसमें गुड़ भी डालते हैं, फिर हम उसमें ये भी डालते हैं, फिर हम ये भी डालते हैं, उसको इतना तासीर गर्म कर लेते हैं कि कई बार वो आपको बॉडी में अल्सर कर देता है, आपको पाइल्स कर देता है। बस यह प्रॉब्लम है। हमने एक आदमी से कहा आपको मेथी खाना है, भाई साहब इतनी मेथी खाते रहे 6 महीने तक, एक मुट्ठा भर के इतना बड़ा, कि भाई साहब को पल्स हो गई। अब हम 3 महीने हमारा पल्स के बाद इलाज कराने आए। अब बोले डॉक्टर साहब पल्स ठीक नहीं हो रही, हमने 3 महीने पूरा इलाज कर लिया, आराम नहीं मिला। हमने कहा भाई साहब यार आराम नहीं मिल रहा है आपको, बड़ी गड़बड़ की बात है। हमने कहा खाते क्या है? तो भाई साहब स्टार्ट हो गए सुबह से, बोले सर देखो सुबह उठता हूँ 3 लहसुन के पीस खाता हूँ कच्चे, हाँ ओके, फिर एक खोबा मुठी का वो मेथी खाता हूँ। हमने कहा भाई साहब जब से आप खा ही रहे हैं, हमने 2 चम्मच कहा था। नहीं, फिर हमने सोचा सर अच्छी तो होती ही है, खराब तो है ही नहीं, खा लेते हैं। पाइल्स का कारण पता लग गया, हमने बंद कराए, 3 दिन में 24 घंटे के अंदर पाइल्स ठीक हो गई, ब्लीडिंग। समझ गया बात को? आज भी अपना दिमाग लगा बैठता है। अब मेथी अच्छी होती है, हाँ भाई साहब खा लो, पहले के आज ही खा लो, सारे साल का बजट आज ही निकालो। बस ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, हम चमत्कार करवाना चाहते हैं फिर, बस ये हमारी प्रॉब्लम है। कोरोना में सबने ऐसा ही किया ना। अभी जो यही गर्म किया, तासीर का आदमी है वो भी काढ़ा पी रहा है, जो वो ठंडी भी काढ़ा तासीर पी का है वो भी पी रहा है। सबको तो सबको उससे क्या एंजाइटी, क्या मेंटल हेल्थ होने वाला डिस्टर्ब है? हो गए। वही। और जो पहला जो कोरोना आया ना, उसके हाँ अंदर कोई मेडिसिन नहीं थी। हाँ, मेरे एरिया में बहुत से लोग थे, किसको कुछ नहीं मिलते थे, एक एरिया में जाके भर्ती किया, उन लोग को कुछ नहीं हुआ, नो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी ना कुछ हुआ, 15-20 दिन में वो लोग घर पे आए। जी सेकेंड में जी जब मेडिसिन देना चालू किया ना, जी, बाद में सब वेंटिलेटर पे गए।
क्यों? इसीलिए हुआ। आधे लोग डर, एक तो डर से दिमाग में गर्मी बढ़ गई, डर, बहुत डर है, फिर तो तो दिमाग से मौत गर्मी डर बढ़ से गई। होगी। एक तो दिमाग में गर्मी बढ़ गई, बाहर से गर्मी खा ली, काढ़े गर्मी, काढ़े गरम, दिमाग गरम, डर गरम, और डर से किडनी, डर से ईन कमजोर हो गया, तो पानी तो सूख ही गया बॉडी का, तो डर के मारे बाथरूम निकल रही थी। लोगों का बहुत हालत कर, बोले हॉस्पिटल जाना है, 15-15 दिन फैमिली मिलने नहीं देना, हाँ इसलिए लोग बहुत बहुत डर गए थे। जी, ये सच है। उस वजह से ज्यादा हो गया, किसी ने अपनों का मुंह नहीं देखा, वो लोग फिर बॉडी नहीं देते थे जी जी इस जी। वजह से। सर करिए सर कोरोना काल में जो मास्क पहनाया गया, जी। तो जो वो हमें, वो सही था क्या? ये देखिए, इस पे अग्रवाल साहब, इस पे नो डिस्कस करिए, नहीं क्योंकि चर्चा कर भैया। इस पे कोई फायदा होने वाला है नहीं, ना हमारा ना आपका। दूसरा, ये वो क्वेश्चन है कि इनसे जो हो चुका उसको हम सही नहीं कर सकते, है ना? तो आने वाले टाइम में कुछ होगा, हम आपसे बोल दें गलत है, तो आप कल के दिन आप पता लगे फिर साइकोलॉजी में, नेगेटिव साइकोलॉजी में चले जाएंगे। हर एक स्थिति का अपना अपना एक रूप होता है, अपना अपना एक आकार होता है, कब क्या करना पड़ जाए इसके लिए हमें मैनेजमेंट होता है, सिस्टम होता है। ये सही और गलत का सब्जेक्ट नहीं है। अच्छा। ऐसा नहीं है मास्क लगाना गलत ही है, और ऐसा नहीं है कि हर जगह मास्क लगाए फिरो, दोनों ही बातें सही हैं, ऐसा गलत नहीं है। तो इस पर हम डिस्कशन आता है, छोड़िए इन बातों को, ठीक आप है। तो टॉपिक से रिलेटेड बात करिए। अच्छा सर, डेंगू क्यों होता है? देखिए, बीमारी पे डिस्कस मत करिए अभी, एलिमेंट पे देखिए। डेंगू का अलग कॉज है, क्योंकि मच्छर जो है, डेंगू क्या करता है, डेंगू बॉडी में अपना पॉइजन छोड़ता है। पॉइजन हमने टॉक्सिन बताया, टॉक्सिन इंजरी करता है, और इंजरी करते करते हमारी बॉडी में प्लेटें टूटने लगती हैं। अच्छा, समझिए बात को। कोई इंसान घूम करके आया और आते ही उसको डेंगू हो गया, हाँ, तो उसकी बॉडी में वीक क्या था, मतलब जो अचानक उसको। स्प्लीन। हाँ, ये मुझे तो यही जानना था। हाँ, बट ये जानने के कुछ होगा नहीं, क्योंकि स्प्लीन से 10 दिन में पेशेंट ठीक नहीं आएगा। हम इसलिए नहीं बताते, क्योंकि कई बार आप एक्सपेक्ट कर जाओगे कि सर 10 दिन में ठीक कर दूंगा मैं। पहली हाँ, बात तो डेंगू का पेशेंट आपके पास टिकेगा नहीं, और और टिक गया, बाई चांस कुछ हो गया, तो वो आरोप आपको झेलना है। इसलिए काहे का ट्रायल मत लो। सबसे पहले हम आपको, देखो, हम आपको सुरक्षित रखने के उपाय भी बता रहे हैं। बराबर। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो ये भी कह सकता हूँ, मैं हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, कुछ चीजें कुछ चीजें कानून, लॉ, टर्म्स एंड कंडीशन, स्थिति परिस्थिति पे भी डिपेंड। ओके। कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे। सही बात है। मालूम है, लोगों को मालूम है योगा नेचुरोपैथी से डायबिटीज ठीक होती है, लेकिन योगा नेचुरोपैथी वाला या कोई भी डॉक्टर एक कानून का, मेडिकल लॉ एक्ट नहीं बनाया कि आप ऐलान करके बोल दे कि मैं डायबिटीज ठीक करता हूं। ये बोर्ड नहीं लगा सकते आप। सही बात है। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि किसी व्यक्ति की, ऐसा नहीं कि गलत नहीं है, क्योंकि ये सामने वाले का डायबिटीज भाई किस वजह से है, और आपने बोर्ड लगा दी मैं ठीक करता हूं। आप क्या ठीक कर दोगे? अगर किसी का बेचारा वो 10 करोड़ के कर्जे में डूब के स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज बढ़ा ली है, आप क्या कर लोगे? आप बताओ, आप कौन सी टेबलेट दोगे आप? सही बात है। हम एक्यूपंक्चर डॉक्टर को यही समझाते हैं, भैया ओवर एक्सपर्ट मत बनिए। जो एक डॉक्टर्स के क्लिनिकल रूल्स होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं, सिस्टम होता है, उसको फॉलो करके चलिए, मिलकर चलिए, सबके साथ सभी पैथियों की रिस्पेक्ट करके चलिए, इज्जत से बढ़िए, बहुत कुछ अच्छा जीवन होगा। लेकिन हम आधे लोग जैसे कुछ सीखने लगते हैं और बाहर बोर्ड लगाते हैं बड़ा बड़ा, हम ये ठीक करते हैं, भाई साहब कुछ ठीक नहीं करते हैं। आप हमारा क्लिनिक, हम कल आपको फोटो भेजेंगे, सिर्फ 10 सेट की पंक्चर लिखा बाहर, एक भी बीमारी का नाम नहीं लिखा, लेकिन सारी बीमारी के पेशेंट आते हैं वहां। सही बात। क्योंकि जब ठीक हो गया, जब 4 मोहल्ले में जाता है ना, तो 4 को के आता है। दिस इज द रिजल्ट। क्या लिखने की जरूरत है कि आप क्या करते हैं? एक्यूपंक्चर, एक चीज बता दें आपको, एक्यूपंक्चर नेवर ट्रीट द डिजीज, ट्रीट द सिस्टम, ट्रीट द रूट ऑफ कॉजेस। हम बीमारी के कारणों को ठीक करते हैं, हम बीमारी को ठीक नहीं करते हैं। सुन लीजिए ध्यान से, हीलिंग, नेचुरोपैथ, आयुर्वेदा, ये बीमारी के कारणों को ठीक करते हैं, बीमारी को ठीक नहीं करते हैं। याद रखना, बीमारी को ठीक करने के लिए मॉडर्न साइंस इज वेरी गुड साइंस। और आपका हाथ कट गया तो जोड़ने के लिए दिस द फिजिकल पेन, ये भी, ये आपको वो आपको वही कर पाएगा। ये हमें ध्यान, ये हमें छोटी छोटी चीजें समझने की जरूरत है हमें, और हम आपको इसलिए बता रहे हैं
क्योंकि आप भी उन लोगों की गलतियों में ना आए, कल के दिन आपको भी कोई कहे अरे यार कम पढ़ा लिखा आदमी है, कम पढ़ा लिखा डॉक्टर है यार, इतनी भी नॉलेज नहीं है, बताओ क्या बोल रहा है। आपको ये पता होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। सही बात है। ऐसा नहीं है, माइंड प्रोग्रामिंग से हम बहुत सारे डिजीज को ठीक कर रहे हैं, हम सच बता रहे हैं आपको, जहां मेडिकल साइंस सोच भी नहीं सकती उन केसेस में रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन अब मैं ये ऐलान कर दूं कि देखो मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूं संसार में, नहीं कर सकता हूं, क्योंकि बेचारे किसी की मेंटेलिटी की मजबूरी भी है। बेचारे किसी का जवान, अभी एक लेडीज आई थी, अब उसको कमर में दर्द हो रहा था और सर्वाइकल पेन हो गया, और उसको घुटनों में लेफ्ट नी में पेन हो रहा। अब बोले सर ठीक कर देंगे, मैंने कहा बिल्कुल नहीं कर देंगे, क्योंकि हमने हिस्ट्री जान ली थी। क्यों? जवान बेटा मर गया बेचारी का। अब 30 साल का बेटा जिसका मर गया हो, वो बेचारी को टेंशन में रो रही है, रो रही है, रो रही है, और स्ट्रेस करने की वजह से उसकी स्प्लीन बने, डैम्पनेस, स्प्लीन कमजोर है, उससे डैम्पनेस बन रही है। अब डैम्पनेस बनती जा रही है, मैं कितनी निकालूंगा, अब मैं कितना उसका पेन कम करूंगा। बोले डॉक्टर साहब कुछ कम। आप, मैंने सुना है आपका बहुत नाम सुना है, क्योंकि माता जी सुना है, लेकिन मैं उसी नाम सुन के कह रहा हूं मैं आपको ठीक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मैं आपका दुख बेटा तो वापस ला नहीं सकता। फिर वो कुछ दिन बाद फिर वो समझ जाती है डॉक्टर बहुत बड़ी बात बोल गया, फिर सर कुछ तो उपाय होगा सर, कुछ समाधान ही बता दीजिए। हाँ अब आए लाइन पे, अब आ जाइए लाइन में। माता जी मेडिटेशन करना पड़ेगा, मैं कुछ माइंड की टेक्निक कराऊंगा, वो कर पाए। सर ये भैया डॉक्टर साहब ये नहीं, हमसे नहीं हो पाया, तो फिर बिल्कुल नहीं ठीक हो पाए। हाँ डॉक्टर साहब मैं ये कर लूंगी, यस कर सकती हूँ, यस आप ठीक हो जाएंगे, और ठीक हो गई। समझ रहे हैं आप बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सही बात है एकदम सर। ये सीखिए जीवन में। डॉक्टर प्रोटोकॉल सब कुछ नहीं है, नॉलेज सब कुछ नहीं है, आपका अलर्टनेस सब कुछ है। गाड़ी चलाना तो रोड पे सबको एक्सीलेटर दबाने में मजा आता है, मजा आता है कि अचानक से कुछ आ जाए और आप उसको सेव कर ले जाए। दिस इज द पावर ऑफ, दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ ड्राइविंग। और आप 2 दिन की ड्राइविंग करने के बाद बाहर बोर्ड लग जाता है, ऐसा मत करिए। और यार हम आपको बता दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। इससे लोगों का, कुछ लोगों का विश्वास टूटता है, कुछ लोगों का बेचारों का मनोबल टूटता है। अरे यार ऐसे तो लिखा ही रहता है, अरे यार ऐसा तो मैंने सुना ही है। आधे लोग यहाँ पर भी आते हैं, सर वो एक्यूपंक्चर कैसे करते हैं आप? हाँ सर होता होता है कुछ देखने, सर दिखाना सर कैसे करते हैं आप जरा। हमने कहा भाई साहब ये कोई कबाड़ी की दुकान नहीं है कि मैं दिखाऊंगा ये मेरे कबाड़ा में सामान पड़ा है सेकंड हैंड खरीद लो। आई एम अ डॉक्टर, एक्यूपंक्चर डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर से भी ज्यादा वैल्यू रखता है बगल में बैठने की। सबको सेम ही है, एवरी कोई भी डॉक्टर कम नहीं होता, सब डॉक्टर अच्छे होते हैं। समझिए, वैल्यू दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए, नहीं बाहर जाइए। ये आपको स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा। सही बात है। यू आर नॉट ड्रामा, आप कोई ड्रामा नहीं कर रहे हैं अपने जीवन में। आप एक चिकित्सक हैं, आप किसी की जिंदगी, आप किसी की मानसिकता, आप किसी की विश्वास, आप किसी के दिल के साथ खेल रहे हैं। और आपने किसी की उम्मीद को तोड़ा, मालूम है वो 50 की उम्मीद को तोड़ेगा। आप किसी जिंदगी के साथ गलत करेंगे, उसके उसकी मानसिकता के अकॉर्डिंग उसको जवाब दीजिए, उसको सेटलमेंट करिए, उसको लाइन में लाइए। एक पेशेंट है हमारे पास, कोविड में आया था, मेंटल पेशेंट। बोलो डॉक्टर साहब मेरे को एंजाइटी, ये हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। डॉक्टर साहब पैसा जितना मर्जी लो। हम मालूम आप ये आप हंसोगे भी, वो जैसे आता था हम कहते थे ये खाओ ये खाओ, फिर बाहर जाके भूल जाता था, फिर दोबारा आएगा, दोबारा हमें 300 रुपये फिर देगा, फिर अंदर आएगा। क्या सर कैसे बताया था आपने कितने टाइम खाना है? हम कहते थे चलो ये इतना सलाद खाओ, ये जूस लो, हाँ ठीक है, फिर बाहर जाएगा, फिर 1 घंटे बाद फिर आएगा, फिर 300 रुपये देगा, फिर एंटर मारेगा। और ऐसा हमने उसको 3 महीने करवाया। अच्छा। हमने उससे, हाँ यस, हमें मालूम था ये बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुका है। अच्छा बहुत जगह डॉक्टर के पास तो वो ईगो में भी ज्यादा आ गया था, क्योंकि ईगो था, उसको पैसे का ईगो था। डॉक्टर साहब पैसे जितने मर्जी पकड़ो, मेरे को बताओ क्या करना है, मतलब ये टोन था उसका बोलने का। आया, हमने ये किया, फिर आया ये किया। 3 महीने बाद जब वो थक गया, अच्छा इतना हमारी काउंसलिंग से समझ गया था कि ये डॉक्टर मुझे बचा सकता है। और फिर 3 महीने बाद फिर आया, डॉक्टर साहब कुछ हो जाए, मतलब सब मेरे, और इतने में वो 50% सही हो गया। भाग दौड़ से सही हुआ, याद रखना, भाग दौड़ से सही हुआ, भाग दौड़ से। क्योंकि एक्स्ट्रा एनर्जी थी उसमें, उसको हमने भगा दौड़ा के खर्च कराया है। समझ रहे हैं बात को? अगर मैं भगा दौड़ाता नहीं था तो वो खर्च मेरे पे करता, तो वो मेरे को लड़ता, अरे सर वो इतने पैसे दे दिए, ठीक नहीं हुआ, क्या कर ले, क्योंकि मेंटली पेशेंट को आप सेटिस्फाई, एवरी मिनट वो सेटिस्फेक्शन मांगता है आपसे। ये मैंने बात। भगाया 3 महीने बाद, आज यकीन मानेंगे, आज कोविड को कितना टाइम हो गया है, मेरा फैमिली पेशेंट है।
ये याद रखिए कि अगर उसकी छींक भी आएगी तो सबसे पहले हमारे पास आएगा। कहता सर जो आपने मुझे हैंडल किया, मैं आधे डॉक्टर मुझे इसलिए भगा भगा दे रहे थे क्योंकि मैं उनका दिमाग चाट रहा था, मैं उनका दिमाग खा रहा था बार बार। होम्योपैथिक डॉक्टर रात में फोन लगा रहा और वो एंजाइटी बढ़े, क्या कितने ड्रॉप ले लूं, कितने, तो सारे डॉक्टर तंग आ चुके थे। हम समझ गए इसका गेल, इसका क्या करना है, इसको पहले इसकी एनर्जी खर्च कराओ, इसका यांग को खर्च कराओ। दिस द रिलेशन एक्यूपंक्चर। अब आप कहेंगे सर इसमें कौन सी नीडल डाली, कौन सी नीडल डाली बताइए, दिमाग का नीडल। इसलिए हम आपको कहते हैं शब्द एक्यूपंक्चर भी सीखिए, जिंदगी को चलाना सीखिए, ड्राइवर बनिए, लाइफ ऑफ ड्राइवर, जिंदगी के ड्राइवर बनिए। चलिए आई होप आपको एंजॉय लगा होगा, अच्छा लगा होगा, आप लोग एंजॉय किए होंगे। हैव एनी क्वेश्चन किसी का? वैष्णव कुमार, आशुतोष? All clear, sir. No doubt. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके बाय बाय, गुड नाइट।